हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। हम इसकी शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के साथ। यार देखो, सीबीएसई 2021 में हो क्या रहा है कि 2021 इसमें एक्सरसाइज 1.1 आएगी, 1.2 आएगी, पर उसके बाद की जितनी एक्सरसाइजेज है वो नहीं आएगी। मिसलेनियस के कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाएगी जो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि बाकी टॉपिक्स काट दिए, जैसे कि फंक्शंस के बाकी चीज़ें हैं, इन्वर्टिबिलिटी था, इन्वर्स फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशंस, कॉम्पोजिट फंक्शंस, तो ये सब नहीं आएगा। जो एक्सरसाइज 1.1 है यार, इस एक्सरसाइज का थीम हमारा है रिलेशंस, और उसके अंदर भी क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो आज हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस के क्वेश्चंस करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो यार यही होते हैं हमारे 3 टाइप्स के रिलेशंस। तो मुझे बताना है, मुझे 5 पार्ट्स दे रखे होंगे यहाँ पे, तो एक एक क्वेश्चन में 5 जो क्वेश्चन है उनमें ये बताना है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, या तीनों है, या इनमें से कौन सा है। तो करते हैं पहला अपना पार्ट। रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 अप टू 14। तो ये जो सेट ए है इसमें 14 एलिमेंट्स है, सारे नेचुरल नंबर है 14 तक। और फिर मुझे ये दे रखा है, ये तो सेट ए है, हमारा रिलेशन क्या है, कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई की वैल्यू 0 है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ वाई की वैल्यू हमारी है 3x। तो कितने कितने हमारे पेयर्स बन सकते हैं, हमारा रिलेशन क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, देखो a क्रॉस a जाता है हमारा रिलेशन, तो क्या हमारा x 1 हो सकता है? हाँ बिल्कुल। अगर x 1 है तो y कितना होगा, 3x 3, तो 1,3 एक पेयर है। फिर अगर हम 2 लेते हैं तो 2,6 एक पेयर है, 3 लेते हैं तो 3,9 एक पेयर है, 4 लेते हैं 4,12 एक पेयर है, अगर 5 लेते हैं तो 5,15 एक पेयर हो सकता था। बट ए सेट में 15 एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो यही 4 हमारे सिर्फ हो गए पेयर्स जो इस रिलेशन को फॉलो करेंगे। अब मुझे ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ये, ऐसा क्यों? अगर कोई भी सेट दे रखा हो ए, वो रिफ्लेक्सिव सिर्फ तब होगा जब उसमें 1,1 2,2 अप टू जितने भी है सारे 14,14 ये तो मिनिमम प्रेजेंट होने ही चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव तो किसी भी एंगल से नहीं है, ठीक है। अब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास 1,3 है, क्या मेरे पास 3,1 है? नहीं, तो हटा दो, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है अगर इसी का तुम्हें पेयर नहीं मिला तो। अब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास 1,3 है, मेरे पास 3,9 है, पर मेरे पास 1,9 नहीं है, ठीक है। तो ये रिलेशन इनमें से कुछ भी नहीं है। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। रिलेशन आर इन द सेट ऑफ n नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज, हमारा रिलेशन क्या है, एक्स वाई सच दैट वाई एक्स प्लस 5 के बराबर है और जो x है वो 4 से छोटा है। तो सबसे पहली बात तो यार मुझे दे रखा है कि जो सेट है वो बहुत बड़ा है, वो नेचुरल नंबर्स का सेट है, यानी कि 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी जितने भी नंबर्स होते हैं। बट मुझे ये बता रखा है कि x मेरा 4 से छोटा है। तो x एक्चुअली कौन सी वैल्यूज ले सकता है, सबसे पहले उसकी पॉसिबल वैल्यू सोचते हैं। इट कैन बी 1 2 3, राइट, क्योंकि 4 हो नहीं सकता। तो कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे ये बताओ y क्या होगा। y की कोई लिमिट नहीं दे रखी, बस ये दे रखा है y x प्लस 5 है। तो अगर x 1 है तो y हो जाएगा 6, अगर x 2 है तो y हो जाएगा 7, अगर x 3 है तो y हो जाएगा हमारा 8 के बराबर। तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, x, y। तो इसका मतलब 1,6 2,7 और 3,8। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। अब यार क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे पास 1 1 2 2 3 3 तो है ही नहीं, और वैसे 1 1 2 2 3 की तो बात ही नहीं है। जो मुझे ये चीज़ दे रखी है कि n नेचुरल नंबर तो सारे ही होने चाहिए थे, बट नहीं है मेरे पास, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक की अगर बात करें तो वो भी नहीं है, 1,6 पड़ा है मेरे पास, 6,1 नहीं है, तो हटा दो, आगे चेक ही नहीं करना। उसके बाद ट्रांजिटिव भी मेरा नहीं है आर। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है यार, ऐसा कोई पेयर बन ही नहीं रहा है। सच दैट मान लो कि मेरा 1,6 है और फिर कोई ऐसा नंबर होता, फॉर एग्जाम्पल 6,11 और फिर 1,11 बनता, पर ऐसा कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ट्रांजिटिव होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। अगर तुम भूल गए हो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होते हैं, तो इनका एक क्विक रिकैप मैं फिर से दे देता हूं यार। कभी भी मेरे पास ए सेट है तो ए क्रॉस ए में मेरा बन रहा है जो रिलेशन है उसका एक सबसेट बन रहा है। तो अगर मेरे ए सेट के सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं है, यानी कि खुद से ही 1 1 2 2, मतलब मान लो कि मेरे एलिमेंट्स ये है, तो x, x अगर मेरा नहीं है, बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब आर मेरा रिफ्लेक्सिव है। अगर ये चीज हो रही है, नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए अगर तुम्हें सबसे पहले अपना रिलेशन देखना होता है, अपना ए सेट नहीं देखना होता, अनलाइक रिफ्लेक्सिव। फिर इसमें देखो कि जो पहला एलिमेंट उठाओ 1,6, अगर 6,1 नहीं है तो ठीक है, हमारा सिमेट्रिक नहीं है, अगर है तो आगे बढ़ो। मतलब सबका अगर मेरे पास x y बिलोंग्स टू आर, इफ अगर ऐसा सीन है तो y, x भी आर को बिलोंग करना चाहिए फॉर इट टू बी सिमेट्रिक, राइट। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर इफ मेरा ये देखो x, y सच दैट ऐसे एलिमेंट से बिलोंग्स टू r हो रहा है, y z भी r से हो रहा है, y इज रिलेटेड टू z, तो x भी रिलेटेड होना चाहिए z से, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट सच दैट ऐसे होने चाहिए।
करते हैं अपना पार्ट 3 यार। ये थ्योरी तो हमने काफ़ी देख ली। रिलेशन आर इन द सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6 एज एक्स कॉमा वाई, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो मुझे बताओ यार मेरा रिलेशन, सबसे पहले तो ये पूरा रिलेशन बन जाएगा मेरा। कैसे बनेगा यार, खुद सोच के देखो एक बार। यार मेरा 1 कॉमा 1 है, इसमें ये सेटिस्फाई करता है, बिल्कुल 1 1 से डिविजिबल है। फिर 1 कॉमा 2 अगर करता है सेटिस्फाई, ये है एक्स ये है वाई, तो हाँ 2 मेरा 1 से डिविजिबल है, 3 मेरा 1 से डिविजिबल है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। तो ये सारे तो एज इट इज़ 1 कॉमा 1 2 3 4 5 6 ये तो बन गए। उसके बाद 2 2 से डिविजिबल है, हाँ है। 4 2 से डिविजिबल है। 6 2 से डिविजिबल है, ठीक है। पर जो मेरे ये है 3 5 ये मेरे 2 से डिविजिबल नहीं है और 1 भी नहीं है। तो 2 कॉमा 1 एक एलिमेंट नहीं है, 2 कॉमा 3 नहीं है, 2 कॉमा 5 नहीं है। अब 3 में बढ़ते हैं, तो 3 इन दोनों से तो डिविजिबल है नहीं, मतलब ये दो नंबर इससे है नहीं, तो सीधा 3 पे आते हैं। 3 अपने आप से डिविजिबल है और 6 भी है, ठीक है। याद रखना y इज़ डिविजिबल बाय x लिखा है, ये नहीं लिखा कि x इज़ डिविजिबल बाय y। तो तुम इस नंबर को देखोगे और फिर ये देखोगे कि इससे डिविजिबल है या नहीं है। 4 4 से है, 5 5 से, 6 6 से। तो ये तो मेरा पूरा रिलेशन ही बन गया। तो मुझे बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ, क्योंकि 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 फिर 3 कॉमा 3 4 कॉमा 4 5 कॉमा 5 6 कॉमा 6 इसमें लाए करते हैं। अगर तुमने अपना ये पूरा बड़ा रिलेशन नहीं भी निकाला होता तो भी तुम ये चीज़ बता सकते थे, क्योंकि हमें ये बताना होता है कि x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और ये बिल्कुल है। कोई भी नंबर अपने आप से डिविजिबल तो होगा ही होगा। सिमेट्रिक की बात करते हैं, बिल्कुल भी सिमेट्रिक नहीं है हमारा रिलेशन, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। क्योंकि देखो 1 कॉमा 3 तो लाई कर रहा है यहाँ पे, पर 3 कॉमा 1 नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर मेरा y x से डिविजिबल है, इसका ये तो मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि x भी मेरा y से डिविजिबल होगा। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव तो बिल्कुल है। ये जो रिलेशन है इट इज़ ट्रांजिटिव, यहाँ लिख भी लेते हैं कि इट इज़ ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव यार क्यों है? क्योंकि मान लो कि मेरे पास कोई नंबर है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 1 2 बिलोंग्स टू आर और 2 4 बिलोंग्स टू आर। तो अगर 2 1 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है, तो 4 तो 1 से डिविजिबल होगा ही होगा ना यार। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल बात नहीं हो गई? अब ऐसा क्यों होता है? तुम मान लो कि तुम्हारे पास 3 नंबर यहाँ पे है एक्स वाई और जेड। मुझे ये दे रखा है कि वाई इज़ डिविजिबल बाय एक्स। अगर y x से डिविजिबल है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स। कोई k वेयर k इज़ अ स्केलर। और अगर z मेरा y से डिविजिबल है तो मैं लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू सम मान लो लैम्डा टाइम्स y। तो y को अब यहाँ से ये लिख दो z इज इक्वल टू लैम्डा की जगह लिख सकते हैं, y की जगह लिख सकते हैं kx। तो लैम्डा kx, अब लैम्डा k खुद में एक स्केलर है, तो z भी x से डिविजिबल है। क्या बात समझ आ रही है? तभी जो ये है ये ट्रांजिटिव भी है मेरा रिलेशन। तो ठीक है, करते हैं अपना अगला पार्ट, इसका 4th पार्ट करते हैं यार। रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज। अब मुझे दे रखा है कि जो सेट है मेरा, जिसमें से z क्रॉस z मैं करूँगा, तो वो इंटीजर्स का सेट है। x कॉमा वाई वेयर x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। तो ऑफकोर्स यार ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, ये सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है यार? मेरा जो मेरा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, एक ऐसा रिलेशन। अब ये तीनों क्यों होगा ज़रा मुझे ये बताओ। कोई भी दो नंबर्स x कॉमा वाई, ये दोनों भी इंटीजर्स हो गए ना। अगर सेट z ऑफ इंटीजर से ही मैं निकाल के ला रहा हूँ, कभी भी मैं दो इंटीजर्स का वो लेता हूँ, डिफरेंस लेता हूँ, मान लो x माइनस वाई वेयर दीज आर इंटीजर्स, तो जो मेरे को डिफरेंस मिलेगा वो 110% खुद में एक इंटीजर होगा ही होगा। क्या समझ आ रहा है? तो अब मुझे बताओ रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है कि x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ज़रा मुझे ये बताओ, अगर किसी भी नंबर को माइनस कर दोगे सेम नंबर से तो 0 मिल जाएगा, और 0 खुद में एक इंटीजर है, तो x माइनस एक्स इज़ एन इंटीजर। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। सारे एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म 0, 0, 1, 1, -1, 1 ये सब लाई करेंगे। सिमेट्रिक भी है मेरा रिलेशन। क्यों? क्योंकि अगर मेरा x माइनस वाई एक इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी एक इंटीजर होगा। तो अगर ये एलिमेंट लाई करता है x कॉमा वाई, तो y कॉमा एक्स भी लाई करेगा, ये भी y भी x से रिलेटेड होगा अगर x y से रिलेटेड है। ये दोनों इंटीजर्स है। और ये ट्रांजिटिव भी 100% है यार। अगर मेरा एक्स वाई आर में है, बिलोंग करता है, यानी कि x इज़ रिलेटेड टू y एंड y इज़ रिलेटेड टू z, तो ये भी तो होगा ही। ये तो ऑब्वियसली होगा। अगर ये चीज़ भूल जाओ कि ये दोनों रिलेटेड है आपस में, राइट? वैसे तो देखना पड़ता है, पर फिर भी कोई भी दो नंबर्स अगर मैं उनका डिफरेंस लूँगा तो वो इंटीजर है, तो ये भी है, मतलब x z से भी रिलेटेड होगा ही होगा। तो r मेरा ट्रांजिटिव भी है। r इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बात बतानी नहीं थी, बट फिर भी मतलब इस क्वेश्चन में तुम लिख सकते हो। इस क्वेश्चन का यार लास्ट पार्ट करते हैं, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था ये। तो लास्ट पार्ट में क्या दे रखा है कि रिलेशन आर
इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स, अब आदमी आ गए, इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम इज़ गिवन बाय, इसके खुद एक 5 पार्ट है, ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो मेरे को पहले पार्ट में ये दे रखा है, बस मुझे ये दे रखा है कि जो सेट ए है ना, मुझे सेट दे रखा है, सेट ऐसा सेट है कि मान लो कोई शहर है, मान लो दिल्ली, दिल्ली तो वैसे पूरी एक कैपिटल है, बट इसमें काफ़ी सारे लोग रहते हैं, राइट। तो पहला रिलेशन क्या है, एक्स कॉमा वाई, तो हम एक तो ए क्रॉस ए करेंगे अगर तुम्हें ना पता हो तो, ठीक है। एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो पहले क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं यार। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? हाँ ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? क्योंकि देखो रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स कॉमा एक्स देखते हैं। अब एक्स, सारे एक्स कॉमा एक्स आर में बिलोंग करेंगे, ऐसा क्यों यार? ज़रा मुझे बताओ। ये एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे एक्स रिलेटेड टू एक्स दिखाना होता है फॉर ऑल एक्स। तो मुझे बताओ एक्स एंड एक्स एक ही जगह तो काम करेंगे। अगर सेम आदमी है तो वो एक ही तो जगह काम करेगा। तो जितने भी ऐसे वाले पेयर हो गए ना, एक्स एक्स, फिर कोई भी मान लो ह्यूमन 1 ह्यूमन 2, तो ह्यूमन वन वाला पेयर एक ही जगह काम करेगा क्योंकि सेम आदमी है। तो मतलब रिफ्लेक्सिव है हमारा रिलेशन। सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं। अब ये देखो, ये सिमेट्रिक भी है, डेफिनेटली सिमेट्रिक है। कभी भी एक शॉर्टकट बताता हूँ मैं तुम्हें सिमेट्रिक रिलेशन का। इसका शॉर्टकट क्या होता है यार? अगर कुछ ऐसे दे रखा हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में जाके देखते हैं, अगर मुझे कुछ ऐसा दे रखा हो y इज़ डिविजिबल बाय x, तो मुझे दे रखा है कि y x से डिविजिबल है, मुझे ये नहीं दे रखा कि आपस में डिविजिबल है। या मुझे ये दे रखा होता है x इज़ डिविजिबल बाय y, तो इसका भी मतलब होता है कि एक दूसरे से किसी रिलेटेड है। बट जो ये वाला है x एंड y इकट्ठा अगर कभी दे रखा हो और दोनों की सेम कंडीशन दे रखी हो, इसका मतलब वो सिमेट्रिक होगा। मतलब ये आपस पे ही डिपेंडेंट है, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। जो x y से जैसे रिलेटेड है, y भी वैसे ही रिलेटेड है x से। ये ऐसी बात हो गई कि अगर मैं लिखूँ x एंड y आर ब्रदर्स, तो मुझे इसका ये मतलब बताओ, अगर x एंड y आर ब्रदर्स है और x y एक एलिमेंट है, तो y अगर x का ब्रदर है, तो अगर मैं y कॉमा x लेता हूँ तो x भी तो y का ब्रदर होगा, है ना। तो ऐसे में हमेशा रिलेशन मेरा सिमेट्रिक होता है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अगर 3 एलिमेंट्स है x y z, अगर x y बिलोंग्स टू r, यानी कि इसका मतलब अगर x y सेम जगह पे काम करते हैं, y z भी सेम जगह पे काम करते हैं, तो x और z भी तो सेम जगह पे ही काम करेंगे। ये तो बहुत ऑब्वियस नहीं हो गया? तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। रिलेशन बहुत इजी टॉपिक यार, हाँ मैं समझ रहा हूँ, ये इसमें मैथ्स तो थे ही नहीं वैसे भी, जो भी हो रहा है अभी। करते हैं इसका सेकंड पार्ट, बी पार्ट। मुझे दे रखा है r इज़ इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई लाई इन द सेम लोकेलिटी। तो ये मुझे दे रखा है कि एक ही जगह रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सेम ही क्वेश्चन नहीं हो गया? इसमें तो कोई वो ही नहीं है मतलब। तो ये भी मेरा रिलेशन क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा। ऐसा क्यों यार? मुझे बताओ। एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर बिकॉज एक्स इज़ द सेम ह्यूमन बींग। ये बींग्स नहीं होगा, बहुत सारी इंग्लिश लिखी है मैंने, ठीक है। मतलब अगर एक्स कॉमा एक्स है, दोनों सेम आदमी है, तो एक ही जगह काम करेंगे। ये एक ही तो बात है, सेम प्लेस हो गया, दे आर इन द सेम लोकेलिटी। तो अगला भी बिल्कुल सेम है। अगर एक्स कॉमा वाई लाई करता है तो वाई कॉमा एक्स भी लाई करता है, क्योंकि एक ही जगह रहते हैं दोनों, राइट। और अगर मेरा एक्स वाई जेड में अगर मैं लेता हूँ, एक्स और वाई मान लो कि एक ही जगह रहते हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट में, वाई और जेड भी एक ही डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो इसका मतलब एक्स और जेड सेम ही जगह रहते हैं एक ही डिस्ट्रिक्ट में, तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। सी पार्ट करते हैं, ये डिफरेंट है। एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर दैन वाई। तो इसमें कैसे करेंगे ज़रा मुझे ये बताओ। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा रिलेशन? बिल्कुल भी रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं है। एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, या फिर एक्स इज़ नॉट रिलेटेड टू क्या कहते हैं हमारा एक्स। ऐसा क्यों? देखो मुझे ये दे रखा है कि जो पहला एलिमेंट होगा इसका वाई से, जो पहला ह्यूमन बींग होगा वो 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा। बट इस केस में दोनों ह्यूमन बींग सेम है, तो हाइट तो एक जैसी होगी ना। ऐसा तो हो नहीं सकता खुद की हाइट 7 सेंटीमीटर बड़ी हो अपने से ही, तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अगर मेरा एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स करता है आर में, मतलब आर में है, एक्स इज़ रिलेटेड टू वाई, तो इसका मतलब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो अगर वाई की हाइट इतनी है, एक्स की हाइट इतनी है, तो वाई कॉमा एक्स थोड़ा आ सकता है इस सेट में। क्यों? क्योंकि एक्स जो हमारा है, हम क्या देखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट की हाइट सेकंड एलिमेंट से बड़ी हो, बट इसकी तो इससे छोटी है ना, तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ऐसा क्यों? मान लो कि एक्स कॉमा वाई आर में है, एक्स इज़ रिलेटेड टू वाई सच दैट एक्स की हाइट वाई से 7 सेंटीमीटर है। तो मान लो वाई की हाइट इतनी है और एक्स की हाइट मेरी इतनी है, 7 सेंटीमीटर बड़ी है, और वाई कॉमा जेड भी आर में है हमारा। इसका मतलब वाई की हाइट जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ी है। तो अगर वाई की हाइट इतनी थी, जेड की इतनी, एक्स की तो इतनी है, तो एक्स कॉमा जेड थोड़ा ना हो सकता है यार। एक्स जेड से कितने सेंटीमीटर बड़ा होगा मेरा?
वो तो यार 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा ना, क्योंकि वाई अगर 7 सेंटीमीटर बड़ा है एक्स से, एक्चुअली वाई नहीं है यहाँ से, ये चीज़ मैंने गलत लिखी, एक्स 7 सेंटीमीटर्स बड़ा है इससे, तो इसको ज़रा करेक्ट करते हैं यार। बिकॉज इफ़ एक्स इज़ 7 सेंटीमीटर टॉलर दैन वाई, इट इज़ नॉट वाई, इट इज़ एक्स, राइट। फिर हमारा जो z है, y कॉमा z की बात करते हैं तो z हमारा टॉलर नहीं है, y इज़ 7 सेंटीमीटर टॉलर दैन z, y इज़ 7 सेंटीमीटर टॉलर दैन z। अब तुम समझ रहे हो ना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि x कॉमा y में दे रखा है कि x y से बड़ा है, तो y कॉमा z में y z से बड़ा, फर्स्ट एलिमेंट उससे बड़ा है। तो ये ज़रा ये बताओ x कॉमा z में जो मेरा x है, ठीक है, वो तो पर 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा ना z से पूरा का पूरा, राइट। इट इज़ 14 सेंटीमीटर बड़ा दैन z, नॉट मतलब बराबर 7। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है रिलेशन आपस में, राइट। करते हैं इसका डी पार्ट। रिलेशन मुझे दे रखा है x कॉमा वाई सच दैट x इज़ वाइफ ऑफ y। अब क्लियरली ये रिफ्लेक्सिव नहीं है यार, इसको तो यहीं देख सकते हैं, क्योंकि x कॉमा x जो होगा, x अपने आप की बीवी तो हो नहीं सकती, तो ये बहुत ही ऑब्वियस है, x हरसेल्फ कांट बी द वाइफ ऑफ x, r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अगेन ये सिमेट्रिक भी नहीं है, देखो x कॉमा वाई दे रखा है, तो y कॉमा एक्स थोड़ा ना लाई करेगा, मतलब देखो अगर x y की वाइफ है तो y तो x का हस्बैंड हो जाएगा ना, राइट। तो ये भी हमारा जो है ये सिमेट्रिक भी नहीं है रिलेशन। और ट्रांजिटिव भी कैसे हो सकता है, मतलब कि अगर मान लो x हमारी y की वाइफ है, ठीक है, y हमारा किसी और का वाइफ थोड़ा ना हो सकता है, राइट, हस्बैंड होगा वो तो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, राइट। यार कमेंट मत करने लग जाना कि अलग अलग आजकल वो हो रहा है तो रहने दो। चलो ई पार्ट करते हैं अब। रिलेशन हमारा है x कॉमा वाई सच दैट x इज़ फादर ऑफ y, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन है, ये तीनों में से कुछ नहीं होगा। ऐसा क्यों, x अपने आप का बाप तो हो नहीं सकता राइट। फिर इसके बाद हमारा कौन सा था, देखते हैं, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, देखो x इज़ फादर ऑफ y, ये मुझे दे रखा है क्वेश्चन भी, तो x कॉमा x अपने आप का तो फादर हो नहीं सकता। दूसरा, अगर x y का बाप है तो y x का बाप थोड़ा ना हो सकता है, ठीक है, वो तो उसका बेटा है, तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब अगर x क्या है हमारा, हमने फादर ही लिखा था ना यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, तो इस अगर x मेरा y का बाप है, y z का बाप है, तो x z का बाप थोड़ा ना, वो तो उसका दादा हुआ, राइट। अगर मेरा x इज़ फादर ऑफ y, y इज़ फादर ऑफ z, सो x इज़ ग्रैंड फादर ऑफ जो हमारा है z, ठीक है। इसको भी चेंज कर लेते हैं अभी की अभी, ताकि बाद में दिक्कतें ना हो। दैट इज़ r इज़ नॉट ट्रांजिटिव। अब करते हैं यार अपना सेकेंड क्वेश्चन। शो दैट द रिलेशन r इन द सेट r ऑफ रियल नंबर्स। अब यार यहाँ थोड़ी सी ना कन्फ्यूजन ये हो सकती है, देखो ये जो r है ये रिलेशन r है, और जो ये वाला r है ना यार, जिसको मैं अभी मिटाऊंगा और कुछ और बनाने वाला हूँ, ये मेरा है रियल नंबर्स के सेट r की बात हो रही है। तो यार इसको ना हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 लाइन बना के r लिख दिया करो, ये मेरा रियल नंबर्स को डिनोट करता है और ये बस मेरा रिलेशन का नाम है। तो मुझे ये दे रखा है कि मेरा जो सेट A होता है वो इस बार के लिए है रियल नंबर्स। इट इज़ डिफाइंड एज रिलेशन इज AB सच दैट A इज़ लेस दैन B स्क्वायर। तो मुझे प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ज़रा मुझे ये बताओ, फॉर इट टू बी रिफ्लेक्सिव यानी कि x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, बट अगर मैं लेता हूँ x, अगर x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ना इस रिलेशन में, अगर है तो मतलब x इज़ लेस देन एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब हुआ यार, ऐसा कब हो सकता है ये वाली कंडीशन, जब मेरा x या तो ये हो लेस देन 0 हो या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। अब तुम बोलोगे ये कैसे हुआ, तो इसकी साइड में हम मैथ्स करके देख सकते हैं। देखो x इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से इधर जा सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स बनाओ तुम अपने, यहाँ 1 और यहाँ 0, मतलब यहाँ 0 यहाँ 1, तो प्लस माइनस प्लस। अब मुझे क्या दे रखा है यार, तो या तो जो मेरा x है वो 0 से छोटा हो, ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे, या फिर मेरा जो x हो वो 1 से बड़ा हो, क्योंकि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आ रहा है मेरा। अब ऐसे केस में ये सारे रियल नंबर्स को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देखो रिफ्लेक्सिव तब होता है सिर्फ मेरा, जब मेरा जो भी ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है x कॉमा एक्स, ये मैं कोई भी रियल नंबर उठा लूँ, मतलब इस अपने सेट A में से R में से कोई भी नंबर उठा लूँ, बट सिर्फ इन नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1 बच गए, कुछ नंबर्स डू नॉट सेटिस्फाई, मैंने नंबर लाइन बनाई थी ना, तो इससे पहले के सेटिस्फाई कर रहे हैं, इनके बीच के नहीं कर रहे हैं, उनके कर रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स रह गए जिसमें नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर इस सेट R की जगह मुझे ये दे रखा होता R माइनस 0 to 1, तो हाँ ये रिफ्लेक्सिव होता, बिल्कुल होता। अब यार इसकी सिमेट्रिसिटी देखते हैं एक बार। फॉर इट टू बी सिमेट्रिक, अगर x कॉमा वाई R में है
तो y कॉमा एक्स भी R में होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मेरा x y से लेस देन होगा ना, x इज लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, यही तो कंडीशन थी, तो y इज लेस देन एक्स स्क्वायर भी कंडीशन होनी चाहिए। पर मुझे ये बताओ ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई क्या कब होगी, मतलब हमेशा होगी क्या है? नहीं। एक बार ऐसा करो, x को हाफ डालो, ये कंडीशन दे रखी है मैंने, और वाई स्क्वायर अगर मैं x को हाफ डालता हूँ यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ आ जाएगा, ठीक है, या फिर y मेरा 1/√2 से बड़ा होगा। बट यहाँ से मैं ये देख सकता हूँ कि y इज़ लेस देन इक्वल टू 1/4। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें अगर मैं x को हाफ डाल दूँ तो ये हो जाएगा y इज़ लेस देन इक्वल टू हाफ का स्क्वायर, यानी कि 1/4, ठीक है। और यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि y 1/√2 से बड़ा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ये देखो नंबर लाइन पे 1/4 यहाँ आता है, 1/√2 बड़ा है, तो एक जगह ये कह रहे हैं कि y इससे बड़ा है, एक जगह कह रहे हैं कि 1/4 से छोटा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो कुछ हुआ ही नहीं ना, तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब तीसरा देखते हैं यार, हमारा जो R है अगर ट्रांजिटिव होता है तो क्या होता है, एक्स वाई अगर R में है, वाई जेड R में है, तो एक्स भी जेड से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये 3 नंबर्स मैंने लिखे हैं यार इसमें ना तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, रफ वर्क में नंबर्स लेके खुद नंबर सोचने पड़ेंगे, क्वेश्चन इतना ईजी नहीं है। यहाँ लगा देते हैं यार एक प्यारा सा स्टार मार्क, क्योंकि पहले अटैम्प्ट में करना इतना भी ईजी नहीं है काइंड ऑफ, ठीक है। अगर मैं x को 3 डाल दूँ, y को 2 डाल दूँ, z को 1.5 डाल दूँ, तो मुझे ये बताओ जो मेरा 3 है वो 2 स्क्वायर से छोटा है, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 3 इज़ लेस देन 4, ठीक है। फिर मेरा क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? हाँ, जो 2 है वो 1.5 के स्क्वायर से छोटा है, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25। बट क्या मेरा 3 1.5 के स्क्वायर से छोटा है, मतलब ये z से रिलेटेड है? नहीं, क्योंकि 3 इज़ ग्रेटर दैन 2.25, राइट। तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि हमने एक कंडीशन ऐसे निकाल दी जिसमें ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसका मतलब पूरे में ही ट्रांजिटिव वो नहीं है रिलेशन, राइट। अब करते हैं यार अपना क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द रिलेशन R इज डिफाइंड इन द सेट। अब मुझे सेट ऐसा दे रखा है 1 2 3 4 5 6 एज R इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू नॉट डैश, राइट, R इज इक्वल टू AB सच दैट B इज इक्वल टू A+1। हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, क्या है इनमें से क्या क्या है। तो रिलेशन सबसे पहले मेरा ये बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा यार? देखो अगर मेरा A 1 है तो B होगा 1 + 1 2, तो मेरा पहला पेयर बन गया 1,2, फिर 2 3 3 4 4 5 5 6, फिर इसके बाद 6 7 तो बन नहीं सकता क्योंकि 7 एलिमेंट है ही नहीं यहाँ। तो ये मेरा रिलेशन है। मुझे बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल भी नहीं रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 1,1 तो है ही नहीं एलिमेंट, 2 2 भी नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, 5 5 नहीं है, 6 6 नहीं है, तो ये सारे एलिमेंट्स मेरे मिसिंग है। अब हम ये देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 1,2 लाई करता है तो 2,1 तो लाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि एनीवेज अगर मेरा जो सेकंड एलिमेंट है B इज इक्वल टू A+1 है, तो क्या मेरा अगर B, A लिखता तो इसका मतलब A B+1 हो सकता है? ये दोनों कंडीशन, ये दोनों बातें एक साथ सेटिस्फाई कभी भी नहीं हो सकती। अब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 1,2 है और 2,3 है तो 1,3 भी होना चाहिए था, वो तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, इनमें से कुछ नहीं है। तो करते हैं यार अपना 4th क्वेश्चन, show that the relation R in real numbers defined as R is equal to A comma B, A is less than equal to B, it is reflexive and transitive but it is not symmetric। अब मुझे ये बताओ R रिफ्लेक्सिव क्यों होगा हमेशा, ज़रा ये बताओ। जो मेरा इसका कंडीशन क्या थी, रिफ्लेक्सिव कब होता है? A comma A। तो कोई भी अगर मैं एलिमेंट उठा लूँ R में से, अपने रियल नंबर में से कोई भी एलिमेंट, तो उसको अपने आप से अगर मैं ये करूँ तो ये तो हो सकता है ना। मतलब देखो A इज लेस देन इक्वल टू A, क्योंकि A हमारा A के बराबर है। ये कंडीशन क्या थी कि ऐसे दो एलिमेंट्स लो A और B सच दैट कि जो मेरा A है या तो B के बराबर हो या A B से छोटा हो। लेस देन इक्वल टू का तो मतलब ये होता है, तो जब दो एलिमेंट्स मैं सेम ले लेता हूँ A, A, तो वो आपस में बराबर है, तो रिफ्लेक्सिव तो है मेरा। अगले में देखते हैं, क्योंकि इन्होंने रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव पहले बोला है तो उसको चेक करते हैं। अगर मैं 3 नंबर ले लूँ A B C, और अगर A मेरा, अगर A B की बात करूँ, ठीक है, तो A मेरा अगर B से छोटा है और अगर B C से छोटा है, B इज़ लेस देन इक्वल टू C, तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि A इज़ लेस देन इक्वल टू C डेफिनेटली। तो इसका मतलब मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव भी है बट सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा A इज़ लेस देन इक्वल टू B है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट हमारा B भी लेस देन इक्वल टू A हो, ठीक है। ऐसा क्यों यार? A को 2 ले लो, B को 3 ले लो तुम, तो 2 तो 3 से छोटा है पर 3 2 से बड़ा है, तो सिमेट्रिक ये रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो अब करते हैं यार अपना 5th क्वेश्चन एक बार, चेक वेदर द रिलेशन R इन रियल नंबर्स डिफाइंड एज R इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B क्यूब, इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मतलब मेरे को चेक करना है, मुझे ये नहीं पता कि है या नहीं है।
तो सबसे पहले ये बोलते हैं यार आर मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं है। आंसर देखते हैं इसका, ऐसा क्यों यार, ज़रा मुझे ये बताओ। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए क्यूब। पर क्या ऐसा हमेशा होता है? इसका बहुत तगड़ा मैं तुम्हें ग्राफ बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले सिर्फ ए का ग्राफ बनाओ, यानी कि ग्राफ पेपर ले लो, मान लो कि ये ए एक्सिस है, एक्स एक्सिस के बदले, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, तो वाई इज इक्वल टू ए का ग्राफ होता है हमारा कुछ ऐसा, ए क्यूब का ग्राफ मेरा कुछ होता है ऐसा, ए का ग्राफ होता है ऐसा। क्या समझ आ रहा है? इनको ढंग से कट करके दिखाता हूँ। देखो ये है ए का ग्राफ, राइट, और ये है मेरा ए क्यूब का ग्राफ। तो तुम देख सकते हो यार, जो मेरा मुझे क्या दे रखा था, कंडीशन क्या है कि ए हमेशा क्या होना चाहिए मेरा, ये देखो ए शुड बी लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, हमेशा होना चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्सेस का तो मतलब ही है कि हर एलिमेंट के लिए वो चीज़ होनी चाहिए, राइट। बट ये हमेशा तो हो नहीं रहा। तुम देख सकते हो कि जो मेरा ए क्यूब है, राइट, ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, ये सिर्फ इस कंडीशन में सेटिस्फाई है जो ग्रीन कर रखा है मैंने यहाँ पे, सॉरी इसके बाद है। तुम देख सकते हो जो ए है ये ए क्यूब से छोटा है इधर, और जो ए है ये ए क्यूब से छोटा है इधर, बट इस केस में जो ए है वो ए क्यूब से बड़ा है, वो उसके ऊपर आ रहा है, और इधर भी ए मेरा ए क्यूब से बड़ा है। तो इन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन मैंने लिख भी रखा है, एंड 0 to 1 जो मेरा ए है वो ए क्यूब से बड़ा है, ये होना चाहिए थे कंडीशन, बट ये आ गई, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव मेरा नहीं है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। आर मेरा सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों नहीं है यार? ए बी को उठाओ, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब बी ए जो होता है सिमेट्रिक के लिए तो ये है ना कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, तो बी इज़ लेस देन इक्वल टू ए क्यूब। बट ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल हो, नॉट नेसेसरी। अगेन दो नंबर उठा लो यार, कोई भी, ए ले लिया मैंने 2, बी ले लिया 9। अब यार नंबर उठाने के लिए ना थोड़ा सा सोचना पड़ता है तुम्हें। कैसे सोचा मैंने कभी भी अगर A2 लिया तो सबसे पहले ए क्यूब देखा, वो होता है 8, उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिया 9, ठीक है। अब जो मेरा ए है वो क्या बी क्यूब से छोटा है? हाँ बिल्कुल। 2 जो है वो 9 क्यूब से तो छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर होता है 729 आई गेस, हाँ 729 होता है। पर जो 9 है क्या वो 2 क्यूब से छोटा है? नहीं, 9 8 से बड़ा है, तभी मैंने ऐसे 2 नंबर ले लिए, ठीक है। तो इसका मतलब आर हमारा सिमेट्रिक नहीं है। अब देखते हैं यार तीसरा, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव भी कैसे हो जाएगा आर मेरा? अब ये 3 अच्छे नंबर मैंने उठा लिए, 4, 3, 1.5। अगेन यार इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है यार तुम्हें, वही बात है, आसपास के नंबर लिया करो, एक तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। देखो मेरा 4 3 क्यूब से छोटा है, 3 मेरा 1.5 क्यूब से छोटा है, बट 4 1.5 के क्यूब से बड़ा है। तो मुझे कुछ ऐसा, देखो मुझे क्या लेना होता है, सबसे पहले तो इन दोनों एंड के नंबरों को चूज़ कर लो। अगर कभी भी तुम्हें ऐसे नंबर्स निकालने हैं ना, तो मैंने मान लो कि पहला नंबर चुन लिया 4, तो मैंने एक दूसरा नंबर ऐसा ले लिया 1.5, जिसका अगर मैं क्यूब करूँगा ना तो वो जस्ट 4 से छोटा होगा मेरा, मतलब कोई ऐसा नंबर मैं ले लूँ। अब इनके बीच में कोई ऐसा नंबर सोचो, समझ लो 3, सच दैट जो 4 है वो इसके क्यूब से तो छोटा हो, क्योंकि वो तो होगा, ये तो 27 है इसका क्यूब, और जो ये 3 है ये भी इसके क्यूब से छोटा हो। मैंने ऐसा ही नंबर लिया था, है ना, ऐसा नंबर लेना है कि इसका क्यूब जो है इससे बड़ा हो, यहाँ आ रहा हो, बट जो 4 है वो 1.5 के क्यूब से बड़ा हो। आई होप यार तुम्हें समझ आ रहा है। तो ट्रांजिटिव नहीं है, हमने एक काउंटर एग्जाम्पल से इसको प्रूव कर दिया। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, करते हैं यार अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3 गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1, 2, 2, 1 इट इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो इन दोनों में से कुछ नहीं है और सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले यार रिफ्लेक्सिव का देखते हैं। ये रिफ्लेक्सिव तो कतई नहीं है, क्यों? क्योंकि सेट है मेरा 1, 2, 3, तो 1, 1, 2, 2 और 3, 3 तो है ही नहीं इस सेट में, तो इसको हटाओ, रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर मेरा सिमेट्रिक है, क्यों? क्योंकि 1, 2 दे रखा है तो 2, 1 भी है। सिमेट्रिसिटी के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, अपने सेट को मत देखो, इसी को देखो। अगर 1, 2 है और 2, 1 है, ठीक है, हो गया। ट्रांजिटिव भी नहीं है, ऐसा क्यों? 1, 2 है, 2, 1 है, पर 1, 1 तो नहीं है ना, दो नो 1, 1 प्रेजेंट, तो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। छोटा क्वेश्चन। अब करते हैं अपना 7th क्वेश्चन। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी। यार ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, जिसमें मतलब ये सारी कंडीशंस दे रखी होती है, ये रियल लाइफ चीज़ें दे रखी होती है, ये हल्के से टफ कह सकते हो तुम इनको, बट अगर तुम्हें समझ आ गई चीज़ें तो तुम आराम से कर सकते हो। तो मान लो एक लाइब्रेरी यार, कॉलेज, उसमें बहुत सारी बुक्स है, तो उसका सेट बना दिया, डिफरेंट बुक्स है सारी, ठीक है। अब मुझे दे रखा है कि रिलेशन कुछ ऐसा है, आर सच कि x, y सच दैट x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब देखो अलग अलग बुक्स हो सकती है, बट हो सकता है कि एक बुक 500 पेजेस की और एक और ऐसी बुक है जो एग्जैक्टली 500 पेजेस की है। मुझे बताना है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों। आर रिफ्लेक्सिव डेफिनेटली है, क्यों?
क्योंकि अगर मैं किसी भी x, x को उठाऊं तो उन दोनों में वो तो बुक ही सेम है ना यार। अगर वो सेम बुक्स है दोनों तो उनके नंबर ऑफ पेजेस भी सेम होंगे, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल, ठीक है। आर सिमेट्रिक भी है, क्यों? अगर क्योंकि अब देखो सिमेट्रिसिटी के लिए मैंने इससे पहले तुम्हें एक चीज़ बताई थी, अगर दोनों आपस में रिलेटेड है, क्योंकि मुझे दे रखा है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, अगर इसकी जगह मैं लिखता वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस तो उसका भी मतलब सेम होता, मतलब सिमेट्रिक है ये। क्योंकि अगर मेरा एक्स और वाई के पेजेस सेम है तो वाई और एक्स के भी पेजेस सेम है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव का देखते हैं। अगर मान लो 3 बुक्स है एक्स वाई जेड, एक्स और वाई के सेम पेजेस है, वाई और जेड के सेम पेजेस है, तो एक्स और जेड के भी तो सेम पेजेस हो गए, तो बहुत ही ऑब्वियस बात है। तो इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब करते हैं अपना 8th क्वेश्चन। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ठीक है यार, इवन कभी भी तुम्हारे पास इवन चीज़ें आ रही हो कि तो 0 इज़ इवन, तो ये एक फैक्ट है, ठीक है। कहीं तुम इसको ना लेना लग जाओ तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। मुझे बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, फिर मुझे ये बताना है शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 135, ये 135 क्या है? इसका एक सबसेट है। जो ये 135 के एलिमेंट्स है दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब ये आपस में रिलेटेड है। एक और 135 अगर मैं लूँ और एक और 2 4 लूँ, बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। ये जो अपने आप में सबसेट से आपस में रिलेटेड नहीं है। तो सबसे पहले तो प्रूफ करते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये वाला। देखते हैं ज़रा, देखो आर रिफ्लेक्सिव है, क्यों? क्योंकि जितने भी ए टाइप के एलिमेंट्स हो गए, यानी 1 1 2 2 3 3 जितने भी है, अगर मैं 1 - 1 करता हूँ 0 आता है, 2 - 2 0, सारे माइनस सारे 0 आता है, विच इज़ इवन। तो ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक भी है, क्यों? क्योंकि मॉड ए माइनस बी होता है ए बी। अगर मैं बी ए ले लूँ तो उसका मतलब हो जाएगा मॉड बी माइनस ए। अगर ए बी प्रेजेंट है तो बी ये तो सेम ही होता है ना। मॉड ऑफ ए माइनस बी और मॉड ऑफ बी माइनस ए में कोई फ़र्क है? नहीं। मॉड ऑफ 5 - 3 इसकी वैल्यू आएगी 2 और 3 - 5 के मॉड की वैल्यू भी आएगी 2, राइट। तो ये सिमेट्रिक भी है। ये ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि अगर ए माइनस बी मेरा इवन है, बी माइनस सी मेरा इवन है, तो ए माइनस सी भी मेरा इवन होगा। इसका एक प्रूफ यार देख लेते हैं यहाँ पे इस चीज़ का, ऑरेंज में। ज़रा मुझे ये बताओ, मैं मान लेता हूँ कि मेरा a माइनस बी की वैल्यू है, अगर ये इवन है तो इसका मतलब ये 2p के बराबर है, मतलब 2 से डिविजिबल है। फिर अगर मेरा b माइनस सी भी मेरा क्या है? इवन, तो इसको मान लो 2q। तो ज़रा मुझे ये बताओ, इन दोनों को ऐड करो तो मेरे पास आंसर आ जाएगा a माइनस सी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 2p + q, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो ये भी इवन हुआ ना मेरा। और a माइनस सी क्या हुआ यार? ये मैंने यहीं तो यहाँ प्रूफ किया कि a माइनस सी, इसका मतलब हुआ कि a, c बिलोंग्स टू r, यानी कि a इज़ रिलेटेड टू c। क्या बात समझ आ रही है यार तुम्हें? ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ मेरे को ये बतानी है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ज़रा ये बताओ, अगर मैं 135 की बात करता हूँ, रिलेटेड टू ईच अदर का मतलब है कि मेरा 1 1 1 3 1 5 और फिर अगेन सेम 3 1 3 3 3 5 और फिर अगेन 5 1 5 3 5 5, ये सारे हैं हमारे उसमें रिलेशन में। ऑफ कोर्स हो गए ना यार, क्यों? क्योंकि अगर सारे ऑड नंबर्स है, किन्हीं भी 2 ऑड नंबर्स का डिफरेंस, मान लो p - q, वेर दोनों ऑड है, हमेशा इवन होगा, हमेशा। तो ये भी लाई करेगा मेरा, राइट। और सेम केस होगा 2 4 के साथ, क्योंकि 2 4 में सबसे पहले तो कितने एलिमेंट्स बनेंगे? अगर एक और सेट है 2 4, ये आपस में इनका मैं क्रॉस करा दूँ तो 2 2 2 4 4 2 4 4, इनका भी डिफरेंस ले लो। इवन नंबर्स का डिफरेंस भी होता है हमारा इवन, बट आपस में ये दोनों रिलेटेड नहीं हैं, क्योंकि जब इन दोनों का तुम क्रॉस करोगे दोनों सेट्स का, तुम्हारे पास एलिमेंट्स आएंगे 2 1। मतलब ऐसा होगा कि एक इवन होगा, मान लो अगर p q के टाइप्स में, और एक ऑड, और इवन और ऑड का डिफरेंस हमेशा ऑड होता है, तो रिलेटेड नहीं है आपस में, ठीक है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 12 गिवन बाय, फर्स्ट दे रखा है एक तो मेरे को, फिर सेकंड दे रखा है। पहला क्या है कि a, b सच दैट a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, फिर a, b वेयर a इज इक्वल टू b। ये दोनों मुझे बताना है, ये दोनों मेरे इक्विवेलेंस रिलेशन है, प्रूफ करना है। फिर मुझे बताना है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, मतलब 1 से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे वो बताने हैं मुझे। तो कैसे करेंगे यार इस क्वेश्चन को? देखते हैं। सबसे पहले तो अपना ये जो ये दे रखा है ना रिलेशन आर, ये मतलब ए सेट, सबसे पहले अपना सेट ए निकालते हैं। सेट ए क्या है
कि इंटीजर्स है 0 और 12 के बीच में, तो उसका मतलब 0 1 2 3 4 अप टू 12 ये है मेरा सेट ए। अब इसको ही आपस में क्रॉस कर दो और उसका सबसेट ले लो तो मुझे मिल जाएगा, सबसेट ये होता है आर मिल जाएगा। अब आर सबसे पहले क्या है, ए बी सच दैट ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4। तो ज़रा मुझे ये बताओ, मुझे प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं, फिर सिमेट्रिक देखते हैं, फिर ट्रांजिटिव देखते हैं। अगर ए एलिमेंट है तो ए कॉमा ए तो अपने आप से रिलेटेड होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ए माइनस ए 0 होता है और 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। अब यार यहाँ एक और चीज़ है, तुम कंफ्यूज मत हो ना, 0 सबका मल्टीपल होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये मान के चलते हैं यार हम कि मतलब 4 × 1 होता है 4, फिर 4 × 2 होता है मेरा 8, तो 4 × 3 होता है मेरा 12। ऐसे ही यहाँ वो भी ले लेते हैं कि 4 × 0 0 होता है, 4 × -1 होता है मेरा -4। ठीक है, तो ये नेगेटिव में भी चलता है, 0 भी आता है, तो 0 सबका मल्टीपल है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिसिटी का देखते हैं। अगर मेरा a माइनस बी मल्टीपल है 4 का, तो b माइनस ए भी तो मल्टीपल होगा 4 का। ऐसा क्यों? बहुत सिंपल बात है, क्योंकि मॉड ऑफ a माइनस बी लिख रखा है ये, मॉड ऑफ a माइनस बी और मॉड ऑफ b माइनस ए का सेम मतलब होता है, तो सिमेट्रिक है ये। अब ट्रांजिटिविटी के लिए अगर 3 एलिमेंट्स है a b c, अगर a भी R में बिलोंग कर रहा है और b c भी R में बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी R में बिलोंग करूँगा। ऐसा क्यों? अब वो सेम चीज़ जो लास्ट क्वेश्चन में हमने की थी कि 2p और 2q ले लिया था इवन केस में, तो इसमें क्या करो, अगर मान लो a माइनस बी हमारा 4k के बराबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 से डिविजिबल है, मल्टीपल है उसका, ये भी 4 का मल्टीपल है, तो 4m ले लो इसको। तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी की वैल्यू होगी 4k प्लस 4m, 4k प्लस m, विच इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ m। यानी कि a माइनस सी जो है, ये जो चीज़ थी ये a माइनस सी है ना, तो इसका मतलब ये मेरा है, तो a इज़ रिलेटेड टू c। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। अब सेकंड पार्ट करते हैं यार। मुझे दे रखा है कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें a b के बराबर हो, तो हमारा रिलेशन बहुत सिंपल नहीं है, रिलेशन हो जाएगा 0 0। पूरा रिलेशन निकाल लेते हैं हम, 1 1 2 2 3 3, यही एलिमेंट्स हो गए। अब ये तो रिफ्लेक्सिव है यार, कतई रिफ्लेक्सिव है, तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्सिव है। तो क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट्स है, ठीक है, सेट में इतने ही थे। सिमेट्रिक भी है, क्योंकि अगर 0,0 है तो इसका उल्टा क्या होता है, 0,0, वो भी है। ट्रांजिटिव भी है ही, क्योंकि अगर 0 0 है तो मतलब ट्रांजिटिव के लिए तो और ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं ना कि 0 से आगे हो, तो ये ट्रांजिटिव भी है। क्योंकि अगर मैं 3 एलिमेंट्स ले लूँ कोई भी, सच दैट ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी सी आर में, तो ए सी भी आर में बिलोंग करूँगा, क्योंकि ए बी सी सेम है। तो ये दोनों रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है। अब अगला पार्ट जो मैंने इसमें नहीं कर रखा, अभी करके दिखाता हूँ तुम्हें, वो कौन सा था, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो पहले केस में 1 से रिलेटेड कौन से एलिमेंट्स होंगे मेरे, ज़रा मुझे ये बताओ। अगर मैं 1 को लेता हूँ अपना a, मतलब a 1 में लूँगा, फिर दूसरा लूँगा, तो कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं? तो पहला तो हो सकता है मेरा क्या, 1 खुद से, क्योंकि 1 - 1 0 होता है, विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। फिर होगा मेरा 5, क्योंकि 5 - 1 होता है 4। फिर होता है मेरा 9 9 - 1 8, मतलब 4 ऐड करते रहो, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फिर 13, फिर 17 तो हो नहीं सकता, और 13 भी नहीं हो सकता, 12 तक है। तो मेरा पहला सेट है ये, दीज आर रिलेटेड टू 1। इन पहले केस में ये सेटिस्फाई करता है। और दूसरे में क्या होगा यार मेरा, वो तो बहुत सिंपल नहीं है, सिर्फ 1, तो दूसरे में 1 ही रिलेटेड है 1 से सिर्फ, तो ये मेरा है दूसरे का आंसर। ठीक है, अब करते हैं यार अपना 10th क्वेश्चन। गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज़, मतलब हमें गिवन नहीं है, क्या इंग्लिश लिख रखी है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज़, तो 5 पार्ट दे रखे हैं, हमें खुद बताने हैं। एक ऐसा रिलेशन बताओ जो सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों नहीं है। बहुत ज़्यादा सिंपल, मैंने कोई भी आर ले लिया, 0 1 0 0 1, साफ साफ तुम्हें दिख रहा है कि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, कोई 1,1 प्रेजेंट नहीं है, 0,0 प्रेजेंट नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि 1 0 है, 0 1 है, मतलब ये दोनों है, तो 1 1 भी नहीं है इसमें, तो ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल देना है, ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। अब बस सिर्फ ट्रांजिटिव हो, तो ये भी बहुत सिंपल है, 1 2 2 3 1 3, ऐसा ही लिख दो कुछ भी। अब ये सिमेट्रिक तो है नहीं, क्योंकि 1 2 है, 2 1 तो है नहीं, और ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 और 3 3 मेरे प्रेजेंट नहीं है। तो यार अब करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट। तो मुझे क्या निकालना है यार, एक ऐसा एग्जाम्पल देना था रिलेशन का जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव ना हो। तो मैंने कौन सा एग्जाम्पल ले रखा है यार, मैंने मान लिया कि आर हमारा है a क्रॉस a में, जहाँ मेरा a है 1, 2, 3, ठीक है, और मेरा r क्या आ रहा है 1 1 2 2 3 3 में। ये तो लेना पड़ा मुझे क्योंकि मेरे को रिफ्लेक्सिव लेना है और सिमेट्रिक भी लेना था। तो मैंने क्या किया यार, मैंने एक एलिमेंट 1, 2 और 1, 3 ले लिया, और फिर 2, 1 और 3, 1 ले लिया। मतलब कि देखो 1, 2 के लिए 2, 1 ले लिया ताकि सिमेट्रिक हो जाए, इसके लिए ये ले लिया ताकि ये सिमेट्रिक हो जाए।
पर ये ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, ज़रा मुझे ये बताओ यार। क्योंकि देखो 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, 2 1 है, 1 2 है, फिर 2 2 भी है मेरे पास प्रेजेंट, सिमिलरली 3 1 के लिए भी है। बट अगर तुम एक चीज़ ये देखो, अगर मैं करता हूँ 3 1 ये वाले एलिमेंट्स कंसिडर करता हूँ एंड 1 2, क्योंकि एनी 2 एलिमेंट्स के लिए ट्रांजिटिविटी होनी चाहिए, 3 2 इज़ नॉट प्रेजेंट, तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव। इसमें स्टार इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये सोचने में टाइम लग जाता है यार बहुत, ये वाली चीज़ ट्रांजिटिविटी वाली, एक बार के लिए लगता ही नहीं है कि ऐसा एग्जाम्पल कहाँ से निकाले। अगर मैं इसकी जगह ये रखता, मान लो मेरे पास 1 3 और 3 1 नहीं होते, तो ये तो मेरा ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। और अगर मान लो कि मैंने क्या किया, ये दोनों रखे ना, अगर मैं 2 एलिमेंट्स और ऐड कर दूं ताकि ये पूरा हमारा सेट कंप्लीट बन जाए, मतलब A क्रॉस A बन जाए, जो है 3 2, और अगर मैं 2 3 और ऐड कर दूं तो ये फिर से क्या बन जाएगा मेरा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। और मुझे नहीं करना था ट्रांजिटिव, तो मुझे एग्जैक्टली जो ये वाले पेयर्स थे ना मेरे, देखो ये तो सेम है 1 1 2 2 3 3, जो ये वाले पेयर्स थे इनमें से कोई भी 2 हटाने हैं, कोई भी 2 हो सकता है यार। मैं 1 2 और 2 1 हटा दूँ, हो सकता है मैं ये दोनों हटा दूँ या ये दोनों। तो मैंने कौन सा चूज़ किया यार, मैंने हटा दिया अपने ये दोनों एलिमेंट्स, राइट। तो फोर्थ पार्ट करते हैं, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो बट नॉट सिमेट्रिक हो। ये करना आसान है यार। सबसे पहले वही 1 1 2 2 3 3 ले लो, उसके बाद 1 2 2 3 ऐसे ले लो और 1 3 ले लो। अब क्या ये सिमेट्रिक है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 1 2 है 2 1 नहीं है यहाँ पे, तो ख़त्म, सिमेट्रिक नहीं हुआ। 2 3 है 3 2 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 1 3 है 3 1 नहीं है यहाँ पे, पर ये भली भांति ट्रांजिटिव है, क्योंकि अगर मैं इसको भी उठाता हूँ 1 2 फिर 2 2, तो 1 2 प्रेजेंट है। फिर अगर मैं लेता हूँ 2 3 3 3, तो 2 3 प्रेजेंट है। फिर मतलब समझ गया ना तुम, ये तो बच्चे वाली चीज़ है, ठीक है। तो करते हैं यार अपना, एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यार, इस चीज़ को याद रखना, ये प्रूफ है इस चीज़ का, थर्ड पार्ट का प्रूफ है, इसके आगे भी स्टार लगा देता हूँ मैं। अब करते हैं अपना 11th क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय, देखो अब मुझे ये दे रखा है कि मान लो एक प्लेन है और एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है यार, यहाँ पे कोई वो नहीं है, ठीक है। मैं पहले दूसरा सोचने लग गया और क्वेश्चन अलग, आंसर मेरा अलग आ गया था। तो एक्स वाई प्लेन पे बहुत सारे मेरे पॉइंट्स हैं और मेरा रिलेशन क्या है, ये तो मेरा सेट है। तो इसका मतलब बेसिकली, इसका मतलब क्या हुआ बताना ज़रा। इसका मतलब है पॉइंट्स इन अ प्लेन, तो कितने पॉइंट्स हो सकते हैं प्लेन में, बताओ ज़रा यार। इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो ये बेसिकली हर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं एक्स वाई, ठीक है। तो मुझे ये दे रखा है बेसिकली, इन्होंने ये ले लिया कि एक्स को आर ले लिया और फिर आर क्रॉस आर किया, तो मुझे यही मिल जाएगा। ये बेवकूफ़ बनाने का टेक्निक थी। रिलेशन कुछ ऐसा दे रखा है, बेवकूफ़ तो नहीं, आगे क्वेश्चन में देखो, कि मेरे 2 पॉइंट्स है पी और क्यू, सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। मान लो ये प्लेन है, ये पॉइंट पी है, इसका जो है डिस्टेंस है क्यू, मेरा ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसका भी अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ ये डिस्टेंस सेम हो, ठीक है। तो मुझे प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी, मतलब मान लो पी है और कितने भी पॉइंट जितने भी रिलेटेड हो गए एक्सेप्ट 0 0, इट इज़ द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट पी विद ओरिजिन एज सेंटर। तो ये क्वेश्चन बढ़िया यार, आंसर देखते हैं इसका। आर हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव क्यों होगा यार, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि पी को देखो। अब मुझे बताओ, दोनों पॉइंट्स अगर सेम है मेरे, बिल्कुल ठीक है, यही पी है और यही पी है, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना। पी अकर्स इन आर एंड पी हैव द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। दूसरी चीज़ सिमेट्रिक, हाँ बिल्कुल है। देखो अगर पी का डिस्टेंस क्यू के बराबर है तो क्यू का डिस्टेंस भी पी के बराबर है ओरिजिन से। और वैसे भी ऐसी चीज़ मैं बता चुका हूँ, डिस्टेंस ऑफ पी इज सेम एज डिस्टेंस फ्रॉम क्यू ऑफ ओरिजिन। इसकी जगह अगर मैं लिखता डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फॉर ओरिजिन इज द सेम एज पी फ्रॉम ओरिजिन, तो इसका मतलब सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव, अगर मान लो मेरा पॉइंट है एक पी, फिर मान लो कि मेरा यहाँ पॉइंट है Q, ये डिस्टेंस इन दोनों का सेम है। फिर एक पॉइंट है मेरा R इधर, और Q और R का भी मेरा जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो P और R का भी तो डिस्टेंस सेम होगा, सेम डिस्टेंस होगा, तो ट्रांजिटिव भी है। अब R मेरा इक्विवेलेंस हो गया क्योंकि तीनों है। मुझे प्रूफ करना है, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू P इज द सर्कल पासिंग थ्रू P। ये काफ़ी ऑब्वियस नहीं है। देखो अगर मैं एक सर्कल बनाऊँ इस डिस्टेंस से सच दैट OP मेरा रेडियस है, O सेंटर है, तो ये जितने भी पॉइंट्स हो गए इस सर्कल पे उन सबका डिस्टेंस सेम होगा ना, जो रेडियस के बराबर होगा। तो ये समझ आ गया, ये सर्कल क्यों बन रहा है तुम्हारा, राइट। ऑल पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन हैविंग डिस्टेंस OP। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट इज नोन एज अ सर्कल, 10वीं क्लास की डेफिनेशन, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द प्लेन, हाँ ये देखो मैंने साफ साफ लिखा है
ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन की ही बातें हो रही है सिर्फ, और किसी प्लेन की बातें नहीं हो रही है यहाँ पे, ओके। अब बात करते हैं यार अपने क्वेश्चन 12 को सॉल्व करते हैं आगे बढ़ के। तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज आर इज इक्वल टू T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मुझे बताना है, तो तीनों चीज़ प्रूव करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। फिर अगला है मेरा क्वेश्चन ये है, कंसिडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स विद साइड 3, 4, 5। फिर दूसरे की 5, 12, 13, तीसरे की 6, 8, 10। और मुझे ये बताना है कि विच ऑफ द ट्राइंगल्स अमॉन्ग T1, T2, T3 आर रिलेटेड। तो सबसे पहले मुझे बताना है कि ये दोनों आपस में सिमिलर है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है रिलेशन? बिल्कुल। रिफ्लेक्सिव का मतलब T1, T1। अब मुझे ये बताओ, ये दोनों अगर सेम ट्राइंगल्स है तो सेम ट्राइंगल्स तो सिमिलर होते ही है ना आपस में, वो तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर दोनों ट्राइंगल्स ही सेम है तो सिमिलर है। सिमेट्रिक भी है, क्यों? अगर T1 T2 से सिमिलर है तो T2 T1 से सिमिलर होगा, एक ही बात। ट्रांजिटिव भी है, मान लो एक ट्राइंगल है, ये है T1, ये है फिर मेरा T2, ठीक है, और फिर ये है मेरा T3। मुझे ये दे रखा है कि ये आपस में सिमिलर है, ये सिमिलर है, तो ये दोनों भी सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे। तो आर मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है। नाउ क्लियरली ट्राइंगल्स, अब मुझे दे रखा है पहला ये है साइड्स, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तुम देख सकते हो 3 × 2 6, 4 × 2 8, 5 × 2 10। तो जो T1 और T3 है ना, ये आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स है। क्यों? क्योंकि इनके साइड्स का रेशो प्रोपोर्शनल है जो 1/2 के बराबर है। तो T1 T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट T2 जो है 5, 12, 13 वो ना तो इससे सिमिलर है ट्राइंगल और ना ही इससे सिमिलर है, ठीक है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल द पॉलीगन्स, मतलब शेप्स है कोई भी, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, सच दैट P1 P2 सच दैट, मतलब ये दे रखा R इज इक्वल टू P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। मुझे बताना है कि ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट ट्राइंगल T विद साइड 3, 4 एंड 5। पहले हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं, इसको प्रूव करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। मुझे बताओ इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तो P1 अगर दोनों हमारी फिगर्स ही सेम है, मान लो दोनों पेंटागन है, तो यार साइड्स तो सेम ही होगी, दोनों फिगर ही सेम है। अब दूसरी चीज़ सिमेट्रिक, अगर मेरे पास दो फिगर्स है, अगर P1 P2 है, इन दोनों की साइड सेम है, नंबर ऑफ साइड्स, तो P2 और P1 की भी नंबर ऑफ साइड सेम होगी। और एनीवेज इनकी जगह में अगर यहीं की यहीं P2 और P1 रिप्लेस कर देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में, यानी कि सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव भी है, मान लो एक शेप है P, एक है Q, एक है R, अगर इन दोनों की साइड सेम है, मान लो 5 साइड्स, इन दोनों में भी 5 है, तो इन दोनों की भी तो सेम ही हो गई, तो ट्रांजिटिव है। इसका मतलब R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। दूसरी चीज़, व्हाट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स इन ए का मतलब क्या था? सेट ए है, ऑल पॉलीगन्स है मेरे, जितने भी पॉलीगन्स बन सकते हैं। ऐसे एलिमेंट्स बताओ जो इस राइट ट्राइंगल T से क्या है मेरे, रिलेटेड है। तो इसका तो क्या मतलब हुआ? द एलिमेंट्स ए रिलेटेड टू द राइट ट्राइंगल T विद साइड 3, 4, 5 आर दोज पॉलीगन्स विच हैज़ 3 साइड्स, यानी कि सारे ट्राइंगल्स, जितने भी ट्राइंगल्स हमारे होंगे वो इस राइट ट्राइंगल से रिलेटेड होंगे ना। ये देखो यार, राइट ट्राइंगल तो तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रखा था, क्योंकि उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। जो हमारा रिलेशन है उसमें तो बस ये क्या है कि नंबर ऑफ साइड सेम होनी चाहिए, तो कोई भी ट्राइंगल इससे हमारा रिलेटेड होगा। तो ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है, ये हमारा है सेट, जो भी है हमारा, ये हमें बताना था, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन है मेरी, बहुत सारी लाइन बन सकते हैं, इनफाइनाइट। मुझे दे रखा है एन आर इज द रिलेशन इन एल, एल क्रॉस एल कर दिया इन्होंने और एक सबसेट ले लिया आर, सच दैट आर इज L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले ये करते हैं, फिर बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। आर रिफ्लेक्सिव है, क्यों? क्योंकि L1 खुद से पैरेलल होती है, दो लाइन सेम ही है ना, ठीक है। सेकंड चीज़, सिमेट्रिक भी है, क्यों? अगर L1 L2 से पैरेलल है तो हमारा L2 भी L1 से पैरेलल है, दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है। अगेन मैं इसको यहीं चेंज कर सकता था। और तीसरा, ये ट्रांजिटिव भी रिलेशन भी है, क्यों? मान लो हमारे पास एक L1 है, L2 है, L3 है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये लाइन है, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होगी। ये सब हम बचपन में पढ़ चुके हैं। तो आर हो गया हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। अगली चीज़ हमें ये बताना था, शो दैट, हाँ ये तो हो गया, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x + 4। ये बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ईजी है यार, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बट फिर भी ये थोड़ा सा बढ़िया है। तो मुझे ये बताओ, कोई ऐसा बताना है लाइन्स रिलेटेड टू लाइन y इज इक्वल टू 2x + 4। जो ये हमारा रिलेशन था, ये क्या कह रहा था? दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल हो, यानी कि मुझे ऐसा सेट निकालना है लाइन्स का जो इस लाइन से पैरेलल हो।
दो लाइंस पैरेलल कब होती है? गिवन लाइन इज दिस, इसका स्लोप निकालो सबसे पहले 2, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो ये स्लोप हो गया मेरा 2। तो जितनी भी लाइंस का स्लोप अगर 2 होगा तो वो इस लाइन से पैरेलल होगी मेरी। तो ईच लाइन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, एम एक्स प्लस सी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, विल बी पैरेलल टू दिस। तो जो हमारा रिलेशन है जो हमें निकालना था, हमें एक वो बताना था बेसिकली रिलेशन, या रिलेशन भी क्या ही बताना था, हमें वो सेट बताना था। तो मैंने तो रिलेशन ही बता दिया पूरा, ये चीज़ सही नहीं है, मुझे निकालना था फाइंड द सेट। तो हमारा सेट क्या होगा? जब मैं कहता हूँ मैं लिख सकता हूँ सेट इज़ फॉर एग्जाम्पल ए, और मेरा ए सेट क्या है? अच्छा मैंने रिलेशन लिख दिया था, एक ही बात है, लिखना तो वही था, x, y सच दैट हम ये लिखेंगे कि y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। तो ये हमारा सेट है, इसमें कोई भी वैल्यूज डाल दो x और y में, ठीक है जी। तो अब करते हैं अपना सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि है एक MCQ। लेट R बी द रिलेशन इन द सेट 1, 2, 3, 4 गिवन बाय R इज इक्वल टू 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, और ये जो भी आगे है। चूज द करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन R इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ना, इन सबको छोड़ो, ये रिलेशन निकाल के देखो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, और फिर इन ऑप्शंस को देखो। तो R रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1, 2, 3, 4 है, मेरा 1, 1 प्रेजेंट है, 2, 2 प्रेजेंट है, 3, 3 प्रेजेंट है, 4, 4 प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद R सिमेट्रिक है क्या? मेरा 1, 2 प्रेजेंट है, मेरे पास 2, 1 है नहीं, तो R सिमेट्रिक नहीं है मेरा, R इज नॉट सिमेट्रिक। देखो लिख रखा है 1, 2 है, 2, 3 नहीं है, 2, 1 होना चाहिए, ठीक है, बट 2, 1 इज नॉट प्रेजेंट। इसका ऑपोजिट होता है ना हमेशा, अगर 1, 2 है तो 2, 1 इज नॉट प्रेजेंट। अब R क्या मेरा ट्रांजिटिव है? देखते हैं, 1, 2 है, 2, 2 है, 1, 2 है, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद यार मेरा 2, 3 कोई एलिमेंट है? ऐसा नहीं। अब और देखते हैं यार कोई काउंटर एग्जांपल, अच्छा मैंने लिख ही रखा होगा, देखते हैं। R ट्रांजिटिव है, अच्छा सारे ही है, क्योंकि 1, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2 और 1, 3, 3, 3 फिर 1, 3 दे रहा है। तो मेरा जो ऑप्शन बी है वो क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। तो ये है मेरा करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन यार पूरे इस एक्सरसाइज 1.1 का। काफ़ी टाइम लग गया है कराने में मेरे को, क्योंकि ये लेंदी थी थोड़ी सी, आज दिन मतलब इसमें बोलना ज़्यादा। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। लेट R बी द रिलेशन इन द सेट गिवन बाय R इज इक्वल टू, अच्छा इन द सेट तो दे ही नहीं रखा मुझे, ओ वाओ सेट तो है ही नहीं, छोड़ो। R रिलेशन दे रखा है A, B सच दैट A इज़ B-2, और जो हमारा B है वो 6 से बड़ा है। तो चूज़ द करेक्ट आंसर। तो मुझे बताना है सारे रिलेशन आपस में रिलेटेड है या नहीं। 2, 4 आपस में रिलेटेड है या नहीं है, मुझे ये बताओ। A इज इक्वल टू B-2, तो 2 इज इक्वल टू 4-2, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। बट मेरा B इज़ ग्रेटर दैन 6, क्या मेरा 4 ग्रेटर दैन 6 है? नहीं, तो A ऑप्शन नहीं, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, ये तो पहले ही गलत हो गया। जो हमारा A है, A इज इक्वल टू 8-2, ऐसा है क्या? 6 नहीं, तो ये गलत हो गया। तीसरा 6, 8, जो हमारा 6 है, येस इट इज़ 8-2, एंड जो 8 है इट इज़ ग्रेटर दैन 6, तो इसका मतलब C इज़ द करेक्ट ऑप्शन, D देखना ही नहीं है। वैसे देख लो कहीं मल्टीपल करेक्ट हो, नहीं, बट नहीं है ना। देखो 8 हमारा है, क्या 8 मेरा 7-2 के बराबर है? नहीं, तो यहीं गलत हो गया। C इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 ऑफ द चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन होती है समाप्त। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन के NCERT सॉल्यूशन। तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 किया था, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो इस पे हम यार फंक्शंस की बात करने वाले हैं। मैं एक थीम बता देता हूँ इस एक्सरसाइज का। हम बात करेंगे यार 1-1 फंक्शंस की, हम बात करेंगे मैनी वन फंक्शंस की, ऑन टू फंक्शंस की, इन टू फंक्शंस की, ठीक है। तो इसी के ऊपर पूरा लेक्चर बेस्ड है। बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन f r प्लस टू r प्लस defined by fx is equal to 1/x, it is 1-1 and on 2 where r plus is the set of non-zero real numbers. Is the result true if the domain r plus is replaced with n with the codomain being the same as r plus? तो यार इसका क्या मतलब हुआ? देखो जो r प्लस है ये मुझे ये दे रखा है कि ज़ीरो के अलावा जितने भी मेरे रियल नंबर्स होते हैं उसके अलावा ये इसकी डोमेन है, मतलब जो r प्लस है। अब अगर यार तुम्हें थोड़ा सा ग्राफ्स आता हो तो इसका ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये होता है y इज इक्वल टू 1/x। तो ऑफकोर्स यार ये जीरो पे डिफाइंड ही नहीं होता क्योंकि इसकी डोमेन ही नहीं है वो, उसके अलावा हर नंबर पे डिफाइंड है और इसकी रेंज भी यही है, r प्लस ही है। तो मुझे बताना है 1-1 है और ऑन टू है, ऐसा कुछ बताना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले fx इज इक्वल टू 1/x। तुम्हें पता है यार कि 1-1 के लिए हम क्या करते हैं, तो मैं यार तुम्हें एक बेसिक रूल बता देता हूँ कि 1-1 फंक्शन यार तुम कैसे निकालोगे। तो उसका बेसिक रूल क्या कहता है, अगर मान लो तुम्हें कोई भी फंक्शन दे रखा है उसको इक्वेट कर दो f ऑफ y से। मतलब मान लो कि दो नंबर्स है x और y जो डोमेन में लाई करते हैं मेरे, ठीक है।
उन दोनों को इक्वेट कर दो। अगर इस रिजल्ट से मुझे ये मिल जाता है कि एक्स वाई के बराबर है तो डेफिनेटली वो फंक्शन 1 1 है। इसकी जो रीजनिंग है ये मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूँ लेक्चर में। तो बिना किसी देरी के यार इसको हटा के शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो ये कैसे होगा, एफ एक्स ले लिया 1/x, 1 1 के लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू जो भी डोमेन, यहाँ तुम लिखोगे जो भी डोमेन इसकी है ना वो, एफ एक्स को एफ वाई के बराबर कर दो तो 1/x हो जाएगा हमारा 1/y के बराबर। यहाँ से तुम देख सकते हो एक्स और वाई बिल्कुल इक्वल है तो इसका मतलब एफ हमारा 1 1 है। कितनी जल्दी हो गया, 2 लाइन का क्वेश्चन। अब ऑन टू के लिए मुझे बस प्रूफ करना है कि रेंज मेरी को डोमेन जितनी है। अब यार मेरी को डोमेन दे रखी है मुझे, ये होता है हमारा डोमेन और ये होता है को डोमेन। रेंज हमें खुद निकालनी होती है। रेंज के लिए बहुत सिंपल नहीं है, रेंज खुद ही 0 to इन्फिनिटी है। अब तुम बोलोगे यार रेंज 0 to इन्फिनिटी कैसी है। देखो अगर मेरा कोई भी नंबर है, ये एक्स है, अगर ये मुझे जो भी देगा मतलब जो आंसर है 0 to इन्फिनिटी नहीं है रेंज, r-0 है मेरी रेंज। इसको करेक्ट करते हैं यार, ये रेंज मेरी r+ ही है जो भी मेरा ये नंबर है, दैट इज r- ओनली मेरा 0, इसके अलावा है मेरी रेंज ये वाली। ऐसा क्यों है यार, तुम इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, दूसरी चीज़ यहाँ मैं करके दिखाता हूँ। मान लो कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1/x, तो इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 1/y और क्लियरली y इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 11th क्लास का तरीका है यार रेंज और डोमेन निकालने का, तो उससे मैं कर रहा हूँ। तो बस y 0 नहीं है, उसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो हमारी रेंज यही हो गई। तो अब तुम देख सकते हो जो रेंज है वही हमारी कोडोमेन है, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू भी है। तो हमारा फंक्शन हो गया 1 1 ऑन टू, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब इन्होंने दूसरी चीज़ ये पूछी है कि इफ़ डोमेन r+ इज़ रिप्लेस्ड बाय n विच इज़ नेचुरल नंबर। तुम ज़रा मुझे ये बताओ, अगर मेरी डोमेन नेचुरल नंबर है तो मेरी रेंज क्या होगी। अगर x 1 है तो मेरा फंक्शन 1/x क्या होगा, 1/1 यानी कि 1। अगर x 2 है तो फंक्शन हो जाएगा 1/2, मैंने लिख रखा है 1/2, 1/3, 1/4। ये जितने भी नंबर्स है यार, क्या ये मेरे पूरे रियल नंबर्स है क्या? बिल्कुल भी नहीं यार, ये r+ थोड़ा है। r+ तो बेसिकली क्या है, मेरा रियल नंबर है -0। अब ये तो कम नंबर्स है ना काफ़ी, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। तो क्लियरली यार ये जो फंक्शन है, अब इसके बाद हमारा इन्होंने पूछा है क्या सेम रहेगा रिजल्ट, इज़ द रिजल्ट ट्रू? नहीं। अब हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं रहेगा क्योंकि रेंज हमारी कुछ ऐसी होगी, कोडोमेन हमारी r+ है, तो इसको हम बोलेंगे इनटू फंक्शन। बट हाँ अभी भी ये फंक्शन 1 1 है, क्योंकि अगर मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, जैसे नेचुरल नंबर ही ले सकता हूँ ना, मैंने n बना दी अपनी डोमेन, तो 1 के लिए 1 है आंसर, 2 के लिए 1/2 है, 3 के लिए 1/3 है। तो हर इनपुट के लिए एक डिफरेंट आउटपुट है। तो ये 1 1 फंक्शन अभी भी है पर इनटू है, ऑन टू नहीं है। ठीक है, अब करते हैं यार अपना सेकंड क्वेश्चन। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब यार ये बस हाई फाई वर्ड्स दे रखे हैं तुम्हें, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 फंक्शन है या नहीं है, सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू है या नहीं है। तो करते हैं यार अपना पहला पार्ट। मुझे दे रखा है फंक्शन n2n, ये n2n का मतलब डोमेन n है मेरी और मेरी को डोमेन भी नेचुरल नंबर्स है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू x²। तो फंक्शन हमें x² दे रखा है। ज़रा मुझे ये बताओ, डोमेन n है यानी कि 1 2 3 4 5, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेंज क्या होगी। रेंज क्या होती है कि उस वैल्यू के लिए हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो अगर मैं f की जगह 1 डालता हूँ इनपुट की जगह, तो f(1) की वैल्यू कितनी होगी, 1² यानी कि 1। f(2) की वैल्यू कितनी होगी, 2² यानी कि 4। तो जो मेरे आंसर्स आएंगे वो क्या होंगे, क्योंकि जो मेरे इनपुट्स है वो तो सिर्फ 1 2 3 4 हो सकते हैं ना, बीच में कोई नंबर नहीं हो सकता। तो आउटपुट्स हो गए 1², 2², 3², 4² यानी कि 1 4 9 16 25। क्लियरली जो मेरी को डोमेन है वो है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, और जो रेंज है वो को डोमेन का एक सबसेट है, वो को डोमेन के बराबर नहीं है। देखो रेंज में कितने सारे नंबर्स मिसिंग है, रेंज में 2 नहीं है, रेंज में 3 नहीं है, रेंज में 5 नहीं है, रेंज में 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर मिसिंग है। को डोमेन में ये सब कुछ है। तो अगर रेंज मेरी को डोमेन के बराबर नहीं है, उससे छोटी है, तो हम उसको कहते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है यार, हमारा फंक्शन है इनटू, ऑन टू नहीं है। तो ये क्लियरली सर्जेक्टिव तो नहीं है, राइट। सर्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि ऑन टू है या नहीं, तो सर्जेक्टिव नहीं है फंक्शन। अब यार एक बात तो है, फंक्शन हमारा 1 1 तो है। हमारा फंक्शन 1 1 कैसे है, देखो अगर मैं f(1) लेता हूँ तो आंसर आता है कितना, 1²। f(2) लेता हूँ तो आंसर कितना आता है, 2²। वो डिफरेंट है। अब तुम बोलोगे अगर मैं इसकी जगह इसको सिर्फ उससे प्रूफ करने लग जाऊँ ना, ये देखो अगर मैं इससे प्रूफ करने लग जाऊँ, जो 1 1 का हमारा टेक्निकल जो प्रूफ होता है 1 1 करने का, वो होता था कि तुम f(x) को f(y) के बराबर कर दो। अब जैसे यहाँ से x² की वैल्यू y² हो जाएगी, यहाँ से x आ जाएगा +-y, तो 2 वैल्यूज़ आ रही है। तुम बोलोगे 1 1 तो होगा नहीं, बट यार ये तब होता है जब मेरा पूरा प्रॉपर x² कंसिडर होता है। मतलब अगर मैं सिर्फ ये कहता ना f(r)(r), राइट, या फिर इवन मैं नेगेटिव नंबर्स लेने को तैयार हो जाता, जैसे f(-1) भी तो मेरा 1 के बराबर होता है, बट वो है ही नहीं। जब वो डोमेन में ही नहीं है तो जो फंक्शन है वो तो 1 1 होगा ना। तुम ग्राफ से देखो यार, x² का ग्राफ होता है मेरा ये,
बट अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज़ को हटा दूँ तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, ये 1 1 होता है। ऊपर से ये तो सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज़ है, जैसे 1 पे आंसर हमारा ये है, 2 पे ये है, तो ये है हमारा ग्राफ, ये डॉट्स है। तो क्लियरली हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 है। जो भी जितने भी एलिमेंट्स है फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन दे मैप यूनिकली विद वन एलिमेंट ऑफ द को डोमेन। तो f इज़ 1 1 एंड इनटू, अभी हमने इनटू प्रूव किया था, f इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। ऐसे लिखनी, ये लाइन लिखनी पड़ेगी यार तुम्हें एंड में, इसी के नंबर है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, f z टू z, यानी कि z का मतलब होता है इंटीजर्स, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये मेरा 1 1 नहीं है डेफिनेटली, इसके लिए मैंने प्रूफ किया। ये देखो डोमेन क्या है मेरा, -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट और इससे पीछे के भी जितने भी नंबर्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग रेंज कितनी होगी, 0 का स्क्वायर होता है 0, 1 का स्क्वायर होता है 1, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो जो रेंज है वो तो हमेशा पॉजिटिव है मेरी, और वो भी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं सारे, 1 4 9 16। अब एक बार इसका डायग्राम देखो, यहाँ पे मेरे डोमेन में इतने सारे नंबर्स हैं, पर ये जो को डोमेन है, नोटिस करो को डोमेन तो z है अभी भी, ये तो मैंने रेंज निकाली है। को डोमेन तो सेम यही है, जो डोमेन है वही को डोमेन थी, पर जो डोमेन है वो सिर्फ को डोमेन के इन नंबरों से मैप कर रही है, ठीक है। ये तो मिसिंग है ना, तो क्लियरली जो मेरी रेंज है वो को डोमेन से कम है, और ऊपर से तुम देख सकते हो ये वाले नंबर भी मिसिंग है, सिर्फ 1 4 9 16 आ रहे हैं। तो डेफिनेटली यार मेरा जो फंक्शन है वो ऑन टू तो नहीं है, क्योंकि रेंज इज़ अ सबसेट, रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ को डोमेन इनटू। अब एक और बात यार, तुम देख सकते हो f ऑफ -1 और f ऑफ 1 1 के बराबर है, दो एलिमेंट्स में मैप कर रहे हैं, तो ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है, ये तो मैनी वन फंक्शन है। तो ये फंक्शन हमारा है मैनी वन इनटू, इट इज़ नीदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट, फंक्शन R टू R, डोमेन R है, हमारी को डोमेन भी R है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मुझे बताना है कि ये इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है या कुछ भी नहीं है, या इनमें से कौन सा है। तो क्लियरली मेरी डोमेन दे रखी है -∞ टू इन्फिनिटी, पर रेंज मेरी है 0 टू इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो जो मेरा ये है, क्योंकि देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, को डोमेन भी R दे रखी है, और जो ये वाली रेंज है ना, ये पॉजिटिव नंबर्स जो है और 0, ये इसका सबसेट है एक। रेंज इज नॉट इक्वल टू को डोमेन, दैट इज इन टू फंक्शन। और देखो टू इनपुट्स कैन हैव द सेम आउटपुट। अब ये रियल नंबर्स में है ना, जैसे सेम मैंने वही एग्जांपल ले लिया, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और मेरा 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो f तो मैनी वन फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन रहा ही नहीं। तो f इज मैनी वन इनटू, f इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, f n टू n गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब मुझे दे रखे हैं सारे नेचुरल नंबर और एक्स क्यूब, तो डोमेन तो मेरी सीधा सीधा n है, 1 2 3 4 डॉट डॉट, को डोमेन भी 1 2 3 4 सेम है मेरी। रेंज क्या होगी कॉरस्पॉन्डिंग, 1 के लिए आएगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, या फिर 1 8 27 64। तो तुम देख सकते हो ये रेंज जो है ये को डोमेन से छोटी है, मतलब ये इसके अंदर सबसेट है इसका, तो रेंज नहीं है को डोमेन के बराबर, दैट इज इनटू फंक्शन। बट हमारा फंक्शन 1 1 तो डेफिनेटली है, क्योंकि ईच एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इमेज इन द को डोमेन, दैट इज इट इज़ अ 1 1 फंक्शन। तो इट इज़ 1 1 इनटू, एफ इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। इंजेक्टिविटी का मतलब होता है 1 1 होना, सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है ऑन टू होना, तो ये ऑन टू नहीं है, इनटू फंक्शन है। इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं और लास्ट पार्ट इसका ये है कि फंक्शन z टू z गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो पिछले वाला फंक्शन है, बस डोमेन बदल गई, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग रेंज क्या होगी यार, 0 का क्यूब 0 रहेगा, 1 का क्यूब 1 रहेगा, -1 का क्यूब -1 होगा, -2 का क्यूब -8 होगा। तो इस बार हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, बट अगेन जो को डोमेन है वो तो डिफरेंट है ना यार। देखो मैंने अच्छी तरह लिख रखा है, -8 7 -2 -1, ये तो है ही नहीं रेंज में, ऐसे नंबर्स तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि इंटीजर्स का ही क्यूब हो रहा है। तो इसका मतलब रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन इन टू फंक्शन, बट यार ईच एलिमेंट इन द डोमेन हैज अ यूनिक इमेज इन द कोडोमेन। मतलब फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, अगर मेरा एफ एक्स एक्स क्यूब है, एफ वाई जेड क्यूब है, एफ एक्स एफ वाई को बराबर कर दो, एक्स क्यूब बराबर वाई क्यूब, तो एक्स इज इक्वल टू वाई हो रहा है मेरा। मतलब जो भी तुम एलिमेंट लोगे डोमेन में, उसका क्यूब करोगे तो वो एक अलग आंसर होगा, ऐसे कोई भी दो नंबर नहीं होगे जो सेम क्यूब देंगे मेरे को। तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन है। f is 1 1 into, f is injective but not surjective. All right. अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं GIF से भी, f r टू r में रियल नंबर्स है मेरे जितने भी हैं, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इट इज़ नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। और यार ये इसका मतलब होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। अब अगर तुम्हें GIF नहीं पता है तो थोड़ा 11th का रिवाइज करो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने AOD में भी इसको कर रखा होगा कहीं ना कहीं। तो बिना किसी देरी के इसका आंसर देखते हैं यार। मेरी डोमेन है R, मुझे दे रखी है R। यार कई जगह ना मैंने ये वाला R बना रखा है जिसमें डबल कर रखा है ये,
एक्चुअली ये क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम रिलेशंस पढ़ रहे हैं अभी, तो यहाँ बेसिक किसी भी रिलेशन को हम आर बोल देते हैं ना, उसका मतलब ये तो होता नहीं कि वो रियल नंबर्स का सेट होता है ना, तो इसलिए डबल लगा देते हैं इसके आगे। तुम बुक्स में भी देखोगे तो वो एक्चुअली आर होता है, वो बोल्ड में होता है, नॉर्मल आर होता है, नॉर्मल मतलब बोल्ड नहीं होता। ठीक है, तो मेरी डोमेन कितनी है आर, मेरी रेंज है जेड, ये होती है हमारा इंटीजर्स, जो क्लियरली मेरा को डोमेन है। अब तुम बोलोगे रेंज जेड क्यों हुई, सबसे पहले तो अगर तुम्हें ना पता हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हमेशा एक इंटीग्रल आंसर देता है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1, तो ये कितना होता है 1 के बराबर, तो हमेशा हमें इंटीजर देगा नो मैटर व्हाट। तो क्लियरली तुम देख सकते हो को डोमेन जो है वो आर है, वो जेड से बहुत बड़ी है, मतलब वो उसके अंदर ही आ रहा है, तो एफ हमारा इनटू हो गया। तो एक चीज़ हमने प्रूफ कर ली कि ऑन टू नहीं है, तो ये चीज़ हो गई प्रूफ। अब 1 1 के लिए मुझे ये बताओ, एफ एक्स 1 1 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मतलब अभी अभी मैंने बताया एफ ऑफ 1.1 कितना होगा ज़रा, ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1 यानी कि 1। और मुझे ये बताओ एफ ऑफ 1 कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, और वो भी है 1। ऐसे तो कितने मर्जी एग्जांपल ले सकते हो ना, क्योंकि जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, जैसे देखो मैं बना रहा हूँ ये ओपन सर्कल क्लोज सर्कल ओपन सर्कल, तो इतनी सारी इनफाइनाइट वैल्यू सेम आंसर देती है। तो ये 1 1 तो भाई दूर दूर से भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है मैनी वन फंक्शन, इट इज़ मैनी वन इन टू, ये मैंने ऑन टू लिख दिया यार यहाँ पे, ये है इट इज़ मैनी वन इन टू फंक्शन, दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं इट इज़ नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, राइट। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, वेयर जो मॉड एक्स होता है हमारा वो होता है एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स अगर एस लेस देन 0 है। ठीक है, मुझे ये बताओ डोमेन गिवन है आर, को डोमेन गिवन है आर। अब मुझे ये पता है कि जो ये मॉड्यूलस फंक्शन होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि मॉड एक्स हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। तुम ग्राफ में भी देख सकते हो, मैं एक बार इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ तुम्हें, ताकि चीज़ें थोड़ी सी जो है वो हो जाए तुम्हारी क्लियर। तो यार ये होता है हमारा मॉड एक्स का फंक्शन जो हमेशा मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करता है, नेगेटिव में नहीं करता, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो क्लियरली इसकी रेंज हो गई 0 टू इन्फिनिटी, जो को डोमेन के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन हमारा इनटू है। तो एक चीज़ प्रूव हो गई कि इट इज़ नॉट ऑन टू। अब हमें प्रूफ करना है 1 1 के लिए। मुझे ये बताओ एफ ऑफ -1 भी 1 होता है, ऐसा क्यों? मॉड -1 भी 1 होता है और मॉड 1 भी 1 होता है, तो ये 1 1 तो हुआ ही नहीं फंक्शन। और ग्राफ से तुम देख सकते हो, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो वो 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो इट इज़ अ मैनी वन फंक्शन, इट इज़ मैनी वन इंटू एफ इज़ नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 0 -1। हमारा 1 कब होता है सिग्नम फंक्शन? जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, 0 जब एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, और -1 एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। अगर तुम्हें थोड़ा थोड़ा यार याद आ रहा हो, ये सब हम 11th में पढ़ चुके थे, मैं तुम्हें ग्राफ बना के दिखाता हूँ। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बहुत फट्टू होता था। वो होता क्या था यार मेरा, एक तो यहाँ मेरा क्लोज सर्कल होगा क्योंकि एक्स 0 पे 0 है, और फिर जब एक्स अगर 0 से बड़ा है, कब कोई भी नंबर 0 से बड़ा है तो वो आंसर देगा 1, और 0 से छोटे में आंसर देगा -1। तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया जो मैंने यहाँ पे बनाया है। मुझे ये बताना है कि ये 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है। बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं हो गया यार ये? ज़रा ये बताओ, को डोमेन मेरी आर दे रखी है, मेरी रेंज तो सिर्फ 3 नंबर है। रेंज मेरी कितनी है? -1 0 और 1, यही तो है मेरी रेंज। देखो और तो कुछ है नहीं, मतलब तुम x को कुछ भी डाल दो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, मुझे इन 3 वैल्यूज़ में से ही तो आंसर मिलेगा जो रेंज के बराबर नहीं है। तो मतलब जो हमारा फंक्शन है वो इनटू फंक्शन है। देखो डोमेन r है, रेंज मेरी ये है विच इज़ नॉट इक्वल टू को डोमेन, दैट इज इनटू फंक्शन। ऑल्सो एफ ऑफ 1 मेरा 1 होता है, एफ ऑफ 2 मेरा 1 होता है, एफ ऑफ 3 1 होता है, जितने भी ये वैल्यूज है सब 1 होते हैं। तो ये मैनी वन फंक्शन नहीं हो गया? मतलब अलग अलग इनपुट्स अगर सेम आउटपुट देते हैं तो ये तो एक मैनी वन फंक्शन होता है। तो इट इज़ मैनी वन इंटू नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, जो ग्राफ से तुम ऑलरेडी देख सकते थे वैसे तो। ठीक है, तो अब करते हैं यार अपना क्वेश्चन नंबर 6। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 बी 4 5 6 7 है, एंड लेट फंक्शन इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब जो भी है। लेट एफ इज इक्वल टू दिस। शो दैट हमारा एफ जो है वो 1 1 है। यार कभी भी अगर तुम्हें इसको क्या कहते हैं, सेट बूस्टर बोलते हैं या जो भी है, जो ये सेट वाला फॉर्म दे रखा होता है ना, तो इसमें जो भी है देखो हमारे पास ये होता है एक्चुअली x, y के फॉर्म में मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो जितनी भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड में चीज़ें होती है, जो 1 है 2 है 3 है, इन ये होती है हमारी डोमेन। तो हमारी डोमेन हो गई 1 2 3, और जो ये सारी चीज़ें होती है ये होती है हमारी रेंज। तो रेंज हो गई 4 5 6, तो 4 5 6 हमारी रेंज है, 1 2 3 हमारी डोमेन है। तुम देख सकते हो यहाँ भी डोमेन सेम है। तो हमें ये करना है प्रूफ कि एफ हमारा 1 1 है। 1 1 कैसे प्रूफ करते हैं यार? देखो डोमेन हमारी ये है विच इज़ ए, और रेंज हमारी ये है विच इज़ अ सबसेट ऑफ को डोमेन। तो यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि फंक्शन इज
एफ इज़ नॉट ऑन टू, तो अगर ये भी पूछा होता हमसे तो ये भी हम आराम से बता सकते थे। क्यों यार? क्योंकि मेरी रेंज है 4 5 6 और को डोमेन है 4 5 6 7, एक एक्स्ट्रा नंबर है यहाँ पे। अब 1 1 का मतलब होता है कि जितने भी इनपुट्स है, जैसे 1 उसका आउटपुट है 4, जैसे 2 उसका आउटपुट है 5, 3 उसका आउटपुट है 6, तो कोई भी ऐसे दो नंबर नहीं है जिसका सेम आउटपुट हो, सबका अलग है। तो इसका मतलब ईच एलिमेंट ऑफ ए इज मैप्ड विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज 1 1 फंक्शन। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बी लिखना चाहिए था वैसे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। यार ये बाइजेक्टिव का क्या मतलब होता है अभी तक नहीं बताया तुम्हें, लेक्चर में तो बता ही चुका हूँ, बट अगर तुमने ना देखा हो, बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि हमारा फंक्शन ऑन टू है और 1 1 है। एक्चुअली हम ऐसे लिखते हैं 1 1 एंड ऑन टू, इट इज़ नोन एज बाइजेक्टिव। अगर कोई भी फंक्शन ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई करता है तो जस्टिफाई भी करना है हमें। तो पहला पार्ट, फंक्शन आर टू आर, जहाँ मेरी आर होती है डोमेन और ये होती है को डोमेन, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। इसकी डोमेन कितनी है? आर। ऐसा क्यों यार, ये तो दे रखा है, बट अगर ना भी दे रखा हो तो 3 माइनस 4x, एक्स को तो कोई भी कुछ भी डाल दो ना तुम, डिफाइन होगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं डिनोमिनेटर 0 है, स्क्वायर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब हमारी रेंज भी तो आर है। तुम बोलोगे रेंज आर क्यों है 3 माइनस 4x की? चलो करके देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x 11th क्लास के तरीके से यहाँ से लिख सकते हो तुम क्या, y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4x, 4x को उस साइड ले जाओ, 4x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, तो x आ गया हमारा 3 माइनस वाई अपॉन 4। तो यहाँ तो y कुछ भी हो सकता है ना, y बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब हमारी रेंज r है। और वैसे भी ये एक स्ट्रेट लाइन फंक्शन होता है, तो ये हमेशा कोई भी वैल्यू ले सकता है किसी भी वैल्यू पे, मतलब कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जो दे देगी इसको। तो ये ऑन टू फंक्शन है, हमारी जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है। अब 1 1 के लिए वैसे तो एक 1 1 फंक्शन भी है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, पर फिर भी कोई भी दो नंबर ले लो बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई कर दो, इन दोनों को बराबर करो, 3 3 कट गया, माइनस फोर कट गया, एक्स इज इक्वल टू वाई, दैट इज इट इज़ अ 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो ये एक 1 1 फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव है। तो साइड में लिख देते हैं यार, ये चीज़ भी लिखनी ज़रूरी है कि एफ इज़ बाइजेक्टिव। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं यार। सेकेंड पार्ट का पहले फंक्शन देख लेते हैं एक बार, वो है एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। इसमें डोमेन आर है, बट रेंज के लिए क्या करो, ये हमारा वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तुम्हें पता है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो दोनों साइड 1 ऐड कर दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा 1 या 1 से तो बड़ा ही होगा एक्स की किसी भी वैल्यू पे। तो इसका मतलब जो ये है मेरा, ये क्या था, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो उसकी रेंज हो गई 1 टू इन्फिनिटी, जो कि क्लियरली r के बराबर नहीं है और कोडोमेन r है। तो जब रेंज कोडोमेन के बराबर ना हो तो हमारा फंक्शन क्या होता है, हमारा फंक्शन होता है एक इनटू फंक्शन। अब जो मेरा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इट इज़ नॉट 1 1। ये 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि फंक्शन ऑफ 1 क्या होता है, यानी कि अगर मैं इसकी जगह 1 डालूँ तो 1 प्लस 1 2 है ना, और एफ ऑफ माइनस 1 भी 2 आ रहा है, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर है तो एक नेगेटिव वैल्यू डालोगे पॉजिटिव वैल्यू डालोगे सेम आंसर देगा। तो ये बिल्कुल 1 1 फंक्शन नहीं है, ये एक मैनी 1 फंक्शन है। तो मेरा फंक्शन है मैनी 1 इंटू, इट इज़ नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब करते हैं यार अपना 8th क्वेश्चन। इसमें दे रखा है लेट ए एंड बी बी सेट्स, शो दैट द फंक्शन ए क्रॉस बी, मतलब ए इंटू बी जो भी है, से लेकर बी ए सच दैट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब इसके आगे यार एक लगा दो स्टार मार्क, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, लाइक ये एकदम से नहीं हो पाता है, कुछ है नहीं इसमें, बट फिर भी यार देखो मुझे दे रखा है कि दो सेट है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट एक बार ए क्रॉस बी किया फिर बी क्रॉस ए किया, दोनों डिफरेंट होते हैं, पहली बात, ठीक है, दोनों डिफरेंट होते हैं मेरे। मुझे बस ये दे रखा है कि जो मेरा एफ ऑफ ए बी है वो बी ए के बराबर है। तुम बोलोगे यार ये 2 इनपुट्स ले रहा है, हाँ यार ये 2 इनपुट्स ही ले रहा है मेरे, ये जो सेट है ये 2 इनपुट्स ले रहा है मेरे। अब कभी भी जो मेरा एफ ऑफ ए बी है ना वो बी ए के बराबर है, जैसे अगर मैं बोलूँ एफ ऑफ 1 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी 2 3 के बराबर। क्या यार तुम्हें बातें समझ आ रही है, यहाँ पे बातें क्लियर हो रही है कुछ? यार देखो अगर कभी भी मेरा होता है एफ ऑफ ए टू बी, राइट, तो इसमें एक एक एलिमेंट्स होते हैं, इसमें भी एक एक एलिमेंट्स होते हैं, वो आपस में पेयर्ड होते हैं ताकि एक ऐसा कुछ बनता है। फॉर एग्जांपल ये होता है ए कॉमा बी, जिसमें ये ए इसका है और बी इसका एलिमेंट है। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ कि ऑलरेडी सबसे पहले इन्होंने ए क्रॉस बी कर दिया, ठीक है, फिर उसमें से एलिमेंट्स उठा रहे हैं। अब जो ऑलरेडी ए क्रॉस बी हो रखा है उसमें तो इसी टाइप के एलिमेंट हो गए ना, जैसे 1 2 2 3, राइट, जो भी ऐसे एलिमेंट्स, और बी क्रॉस ए में भी ऐसे हो गए। तो मुझे ये बताया है क्योंकि देखो सबसे पहले फंक्शन कौन सी वैल्यूज़ ले सकता है, ये जो ए बी है ये मेरी डोमेन में से होगी यानी कि ए क्रॉस बी में से होगी, तो ये वैल्यू ए क्रॉस बी में से, अगर मैं ये दोनों वैल्यूज़ डालता हूँ तो मुझे रिटर्न में मिलता है ये। क्या बात समझ आ रही है तुम्हें? समझ नहीं आ रही तो तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, देखो
अगर मैं एक अभी कहता हूँ इसको मैं मान लेता हूँ A to B जा रहा है, तो वो उसमें से कॉमा में रखते हैं ना हम। जैसे कि ये देखो, इसमें ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है तुम्हें बड़े आराम से, तो कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं तुम्हें एग्जांपल ही दिखा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन बिल्कुल 1% भी ना हो तुम्हें। ये देखो, जो ये वाला क्वेश्चन था मेरा कि इसमें A ये है, B ये है, ठीक है, और F हमारा A to B जा रहा है। ये बेसिकली जो F था ये जा रहा था A to B, तो यहाँ फिर मेरा ये A के एलिमेंट्स है, B के एलिमेंट्स है। तो जब मैं अगर ये वाला सीन करूँगा ना अपना कि A क्रॉस B से B क्रॉस A में जाऊँगा, तो मेरे पास जो ऑलरेडी एलिमेंट्स है वो कॉमा में है, यानी कि 2 एलिमेंट्स को एक एलिमेंट मान रहा हूँ। और जो मेरा बाद में A क्रॉस B क्रॉस A वाला सेट बन रहा है ना, वो हमारा कुछ ऐसा सेट बनेगा कि मान लो कि मैं कह रहा हूँ A B, ठीक है, कॉमा C D, इसमें एक बड़ा सा ये बनेगा। समझ आ रहा है तुम्हें? तो ऐसे टाइप के हमारे एलिमेंट्स हो गए हमारे बड़े वाले सेट में। तो मेरे बेसिकली 2 इनपुट्स है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 आउटपुट्स मिल रहे हैं मुझे, ठीक है। तो इसमें तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। इसको प्रूफ करना है कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो ये तो मैंने समझा दिया, कहीं तुम हजम ना कर पा रहे हो इसे। मुझे ये पता है कि ये A है, तो 1-1 प्रूफ करना है सबसे पहले हमें। क्यों? क्योंकि बाइजेक्शन में हम 1-1 और ऑन टू प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो 1-1 के लिए हम जैसे पहले 2 एलिमेंट्स नहीं लेते थे कि x और y एलिमेंट्स लो और फिर fx इज इक्वल टू fy करो, और अगर x इज इक्वल टू y आ रहा है तो 1-1 है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 4 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, मतलब 2 सेट ऑफ एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। A1 B1 मैंने मान लिया और A2 B2 मैंने मान लिया, ठीक है। अब ये हमारा बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B से, क्योंकि डोमेन से बिलोंग करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ यार, अभी के लिए ये ले लेते हैं कि F A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। हमें बस प्रूफ करना होगा क्या कि A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। तो मुझे ये बताओ यार, A1 B1 की वैल्यू कितनी होती है? मतलब अगर FAB BA है तो FA1 B1 कितना होगा? B1 A1। सिमिलरली FA2 B2 कितना होगा? B2 A2। तो अगर ये इन दोनों के बराबर है तो इसका मतलब ये इस एलिमेंट के बराबर है और ये इस एलिमेंट के बराबर है, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकती। B1 इक्वल टू B2, A1 इक्वल टू A2, यानी कि A1 B1 भी A2 B2 के बराबर है। तो हमने प्रूफ कर लिया ना ये चीज़, तो F हो गया हमारा 1-1। तो अब इसको प्रूफ करते हैं यार ऑन टू के लिए। देखो, जो B क्रॉस A है, मतलब B कॉमा A है, जो यहाँ वाला एलिमेंट है, ये डेफिनेटली मेरा उसमें बिलोंग करना चाहिए ना, B क्रॉस A में, राइट, अपनी कोड डोमेन में होना चाहिए मेरा ये। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये जितने भी मेरी ये रेंज निकल के आ रही है ना, बेसिकली जो भी ये नंबर है, अगर ये रेंज कोड डोमेन के बराबर है तो इसका मतलब मेरा फंक्शन होता है ऑन टू, ठीक है। तो हमेशा यार देयर विल एग्जिस्ट A कॉमा B, मतलब हमारी डोमेन से A क्रॉस B से A कॉमा B एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, सच दैट f ऑफ ए बी की वैल्यू मेरी f ऑफ बी ए के बराबर होगी ही होगी। अब तुम बोलोगे यार ये कैसे हो गया यार ये चीज़, मतलब जो भी मेरा B क्रॉस ए एलिमेंट होगा वो ऐसे में कैसे हो सकता है? तो तुम सिंपल सी एक बात बताओ, अगर कभी भी मैं मान लो मैं दोनों सेट लेके दिखा देता हूँ तुम्हें, तभी क्लियर होगा कि मेरा पहला सेट है 1 2 3 4, ये है मेरा, मान लो कि ये है, इसको कहता हूँ मैं सेट A, और फिर यहाँ मैं कहता हूँ A B C D, ये जो मेरा सेट है ये है B। तो मुझे बताओ अगर मैं A क्रॉस B करता हूँ तो मुझे ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे 1A, फिर 1B, 1C एंड सो ऑन। पर अगर मैं करता हूँ B क्रॉस A तो मुझे कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे A कॉमा 1, फिर B कॉमा 1, मतलब A कॉमा 2 एंड सो ऑन। मतलब ये आपस में डिफरेंट है। देखो A कॉमा B और B कॉमा A में क्या डिफरेंस है कि बस वो स्वैप हो रखे हैं। और इसमें भी हम ये देख सकते हैं कि अगर मैं A क्रॉस B लेता हूँ और B क्रॉस A लेता हूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B में भी उतने ही हो गए, जैसे 4 और 4 है यहाँ तो 16 हो गए, और इसमें भी 16 हो गए। ओनली डिफरेंस ये होगा कि वो आपस में स्वैप्ड हो गए। तो मुझे यही तो प्रूफ करना है कि हर A B में अगर मैं कोई भी ऐसा A B डालूँ ना A क्रॉस B में, तो पक्का मुझे एक ऐसा तो मिल जाएगा F A B, ये वाला B कॉमा A में, अगर मेरी कोड डोमेन ये है। क्या समझ आ रहा है यार तुम्हें? तो इसका मतलब हमारा जो रेंज है वो कोड डोमेन के बराबर है, डेफिनेटली है मेरा रेंज। कोई भी नंबर ले लूँ मुझे वो रेंज मिल जाएगी और वो पूरी कोड डोमेन को फिल कर देगा, यानी कि बराबर हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन ऑन टू भी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यार, अगर ना भी समझ आ रहा हो तो प्लीज़ इसके स्टेप्स देखो, याद कर लो। वैसे तो तुम्हें इतने डिटेल में समझाया मैंने, बट फिर भी ये क्वेश्चन आ सकता है एज अ गुड क्वेश्चन इन एग्जाम। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। लेट एफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ये है डोमेन, ये है कोड डोमेन, बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू n+1, ठीक है, अपॉन 2, ये एफ एन है, एक्स नहीं है, मेरा एक्स और एन जैसे एक जैसा होता है। एफ एन इज इक्वल टू n+1 अपॉन 2 अगर मेरा n ऑड है, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसमें भी सेम चीज़ है नीचे के लिए भी। या फिर इसकी वैल्यू है n/2 अगर मेरा n इवन है। कहने का ये मतलब है यार, देखो डोमेन हमारी n है ना, यानी कि 1 2 3, तो अगर मान लो मेरा n 1 है, n 1 का मतलब है ऑड,
तो उसकी एफ एन की वैल्यू हो जाएगी n प्लस 1/2 यानी कि 1 प्लस 1/2 यानी कि 2 प्लस 1/2 यानी कि 1। और अगर मेरा n इवन है जैसे 4 तो आंसर हो जाएगा n/2 4/2 यानी कि 2। तो एक बार देखते हैं यार, मुझे बताना है कि स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं है, जस्टिफाई भी करना है। तो मेरी डोमेन कितनी है यार 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ज़रा मुझे ये बताओ, अगर मेरा n ऑड नंबर है, ठीक है 1 3 5 7 9 जो भी है मेरा नंबर, तो मेरा फंक्शन ऑफ n मेरा कितना आएगा, ज़रा ये बताओ। बताओ यार, देखो अगर मेरा n 1 है तो मेरा फंक्शन ऑफ n हो जाएगा 1 प्लस 1/2 यानी कि 1, ठीक है। अगर मेरा n 3 है तो मेरा फंक्शन हो जाएगा 3 प्लस 1/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2। सिमिलरली 5 है तो 5 प्लस 1/2 यानी कि 6/3। तो मेरा आंसर आ रहा है 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर आ रहे हैं अगर मेरा इनपुट ये है। सिमिलरली अगर मैं n को इवन नंबर ले लेता हूँ 2 4 6 तो मेरा सेम आ रहा है, ये देखो मेरा जो आउटपुट है वो सेम आ रहा है 1 2 3 4। तो क्लियरली जो मेरा फंक्शन ऑफ 1 है उसकी वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है मुझे, अगर 1 डालूँ फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू भी 1 है, तो ये 1 1 फंक्शन तो है नहीं। दो इनपुट्स मेरे को सेम आउटपुट दे रहा है, फंक्शन ऑफ 1 और 2 मुझे सेम आउटपुट दे रहा है जो है 1, तो ये मैनी वन फंक्शन है। तो यहीं से मैं कह सकता हूँ कि ये बाइजेक्टिव नहीं है। साफ साफ मैनी वन दिखा दिया, पर फिर भी एक बार ऑन टू के लिए भी दिखा दो। वैसे तो यहीं से तुम दिखा सकते हो कि 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है, पर जो रेंज है, रेंज क्या है मेरी यार, वो है कि n है, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सारे आ रहे हैं। देखो मेरे सारे ऑड नंबर्स भी सारे नंबर दे रहा है नेचुरल 1 2 3 4, और ये भी 1 2 3 4। तो जो मेरा आंसर है वो जो मेरी रेंज है, रेंज तो मेरी n है जो कि कोडोमेन के बराबर है। तो मेरा फंक्शन ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है, तो इट इज़ मैनी वन ऑन टू, इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव, इट इज़ नॉट इंजेक्टिव बट सर्जेक्टिव, ठीक है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। लेट a इज इक्वल टू r-3 यानी कि कोई भी वैल्यू ले सकता है रियल नंबर एक्सेप्ट 3, और b है r-1, और एक फंक्शन जा रहा है a से लेकर b तक, ठीक है। डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x-2 अपॉन x-3। इस f 1 1 एंड ऑन टू मतलब मुझे बताना है कि f बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, या नहीं, और जस्टिफाई करो आंसर को। तो क्लियरली तुम देख सकते हो डोमेन में r-3 क्यों है, क्योंकि मेरा फंक्शन ये है। और यहाँ से अगर मैं 11th के तरीके से डोमेन निकालूँ तो डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि डोमेन है r-3, तो ठीक है, सेटिस्फाइड, सही है। अब मुझे दे रखा है कि b तो मेरी कोडोमेन होती है ना, ये तो कोडोमेन है, इसकी ज़रा रेंज निकालो। इसकी रेंज कैसे निकालोगे, सोचो। 11th क्लास में कैसे करते थे यार, इसको इस साइड ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो तो xy माइनस 3y इज इक्वल टू x-2, और फिर x को एक साथ लेने की कोशिश करो, तो सारी x की टर्म्स एक साथ ले आओ। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, 3y को उधर ले गया, 3y-2, और यहाँ xy माइनस x, इसमें से x को कॉमन लो, y-1, तो x की वैल्यू आ गई 3y-2 अपॉन y-1। अब मैं क्या करता था रेंज के लिए कि अब x को लेता था एज अ फंक्शन ऑफ y, और अब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 करूँगा या जो भी करूँगा, तो y इज़ नॉट इक्वल टू 1 फॉर x टू बी डिफाइंड। तो रेंज क्या हो गई मेरी r-1, तुम देख सकते हो कोडोमेन भी यही है, तो जो फंक्शन है वो 1 1 ऑन टू है, डेफिनेटली राइट, मतलब ऑन टू है। अभी 1 1 नहीं बताया हमने, अभी सिर्फ ऑन टू बताया, तो f इज़ ऑन टू। 1 1 के लिए यार बहुत सिंपल है, दो नंबर ले लो x1 x2 या फिर x और y कोई भी ले सकते हो इसमें से, ठीक है। fx1 इज इक्वल टू fx2 कर दो, तो x1-2 x1-3 x2-2 x2-3, या फिर अगर तुम्हें अजीब लग रहा हो तो x-2 x-3 इज इक्वल टू y-2 y-3 भी कर सकते हो, बट क्योंकि मैंने y यहाँ ले लिया था तो तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। अब इसको खोल लो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, करा तो तुम देख सकते हो कुछ चीज़ें कट जाएगी हमारी, नॉट इक्वल टू 0 में ले रहा हूँ मैं ये चीज़ें, ठीक है। तो ये भी कट जाएगा हमारा बच्चा x1 इज इक्वल टू x2, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। क्या तुम्हें बातें समझ आ रही है यार, ठीक है। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। अब मुझे दे रखा है फंक्शन r टू r, डोमेन r, कोडोमेन r, इट इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4। चूज द करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन f इज 1 1 ऑन टू, दूसरा f इज मैनी वन ऑन टू, तीसरा f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, चौथा नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। तो जो आंसर है वो डी है, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ऐसा क्यों हुआ यार, सबसे पहले इसका ग्राफ बना के देखते हैं। x4 का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, राइट। तो तुम देख सकते हो ये मैनी वन फंक्शन है एक। ऑल्सो जो fx है वो क्या है मेरा x4 है, तो बेसिकली x4 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो उसकी रेंज जो है वो 0 टू इन्फिनिटी है, जबकि जो डोमेन थी कोडोमेन वो थी r थी, तो वो भी नहीं है ना। देखो मैंने कर रखा है एक्सप्लेनेशन, fx हमारा x4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो रेंज है 0 टू इन्फिनिटी। इट इज़ नॉट इक्वल टू रियल नंबर्स r कोडोमेन, दैट इज इट इज़ अ इनटू फंक्शन। ऑल्सो f ऑफ -1 भी मेरा 1 के बराबर है, f ऑफ 1 भी मेरा 1 के बराबर है, तो इट इज़ अ मैनी वन फंक्शन, तो इट इज़ नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी एक MCQ है।
लेट फंक्शन आर टू आर, मतलब रियल नंबर उसकी डोमेन है और कोडोमेन भी आर है हमारी. इट इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 3x. चूज द करेक्ट आंसर. एफ एक्स इज 1 1 ऑन टू, मैनी 1 ऑन टू, 1 1 नॉट ऑन टू, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू. आंसर है ए. क्लियरली ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x. तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है. प्रूफ करने के लिए डोमेन हमारी आर है, रेंज भी आर है मेरी, क्योंकि ये हमेशा डिफाइंड होता है. तो इसका मतलब को डोमेन हमारा रेंज के बराबर है ऑन टू फंक्शन. ऑल्सो दो नंबर ले लो x और y, या फिर x1 x2 कुछ भी. fx1 fx2 के बराबर कर दो 3x1 3x2, 3 3 कट गया x1 x2. तो यानी कि 1 1 फंक्शन भी है ये हमारा. तो दिस इज 1 1 एंड ऑन टू. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 होती है समाप्त और हमारा रिलेशन फंक्शन ऑलमोस्ट हो जाता है समाप्त ही. इसके बाद तो क्या ही लेक्चर बचा, क्योंकि सीबीएसई ने इस बार क्या किया है, जो कॉम्पोजिट फंक्शंस था वो काट दिया, जो इन्वर्स फंक्शन था वो काट दिया, और जो तुम्हारा बाइनरी ऑपरेशंस थे वो भी हटा दिए. तो सिर्फ टाइप्स ऑफ रिलेशंस आया था यार तुम्हारा, और ये टाइप्स ऑफ फंक्शंस था, यही 1 1 ऑन टू वाला. और ये सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस तुम्हारी आ रही थी. जो मिसलेनियस में से बचा होगा वो आपको करा दिया जाएगा. और आज की इस वीडियो में हम रिलेशंस एंड फंक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं. और यार ये सीबीएसई 2021 के ही जितने भी क्वेश्चंस है वही कवर्ड हो गए इसमें. जो बाइनरी ऑपरेशंस है, कॉम्पोजिट फंक्शंस है और इनवर्स फंक्शंस है, ये 3 टॉपिक नहीं कवर्ड है. सिर्फ क्या कवर्ड है यार, एक तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस या फिर सारे रिलेशन, एंटायर रिलेशन इज कवर्ड. एंड फंक्शंस के अंदर सिर्फ क्या है, 1 1 ऑन टू, ये सब टाइप्स ऑफ फंक्शंस कवर्ड है. तो बिना किसी देरी के अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं. इसके कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ हम, ठीक है, जो आ रहे हैं बोर्ड्स में. क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द फंक्शन fr2. अब देखो ये होता है मेरा डोमेन और ये होता है मेरा को डोमेन. जब भी अगर मैं कहता हूं ना fa to b, तो इसमें a होता है डोमेन और b होता है को डोमेन. रेंज नहीं होता वो, तो अगर ऑन टू हमने प्रूफ कर दिया फंक्शन तो रेंज है. तो मुझे दे रखा है कि को डोमेन है x बिलोंग्स टू r सच दैट x बिलोंग्स टू -1 to 1. तो बेसिकली ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी यार, हमारी को डोमेन ये थी कि x बिलोंग्स टू -1 to 1. तो इस पूरी जगह ये जो फालतू में इन्होंने लिखा है ना यार, ये बेवकूफ बनाने की निंजा टेक्निक होती है. बच्चा यहाँ से डर जाता है देख के. तो यहाँ से लिटरली ये लिख सकते थे, सिर्फ कोई इशू नहीं होता. तो दिस इज ऑल्सो 100% करेक्ट. समझ आ रहा है यार, बट एक बार के लिए वही लिखे रहते हैं. अब करते हैं क्वेश्चन को. डिफाइंड बाय फंक्शन हमें क्या दे रखा है, x अपॉन 1 प्लस मॉड x. अगेन यार ये एक अच्छा क्वेश्चन, इसलिए इसमें केसेस बन रहे हैं. तो x अपॉन 1 प्लस मॉड x हमें प्रूफ करना है ये 1 1 है और ऑन टू है, दोनों है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं यार, इसका ऑन टू देख लेते हैं हम, फिर 1 1 निकाल लेंगे फंक्शन. ऑन टू को देख लेते हैं. मुझे ये बताओ मॉड x हमेशा 0 से बड़ा होता है, राइट? तो 1 प्लस मॉड x हमेशा 1 से बड़ा होगा. तो जो डिनोमिनेटर है वो तो जिंदगी में कभी 0 नहीं हो सकता. तो इसका मतलब यार मेरी डोमेन तो x बिलोंग्स टू r है. x मेरा कोई भी नंबर हो सकता है ताकि कोई वैल्यू आ जाए. तो ठीक है, ये तो ट्रू है, वैसे देखने की जरूरत नहीं होती, बट फिर भी निकाल लिया करो. अब रेंज के लिए मुझे ये बताओ, इसको मैंने पीस वाइज फंक्शन बना दिया है. क्या बना दिया यार, पीस वाइज फंक्शन. ऐसा कब करते हैं, जब भी ये मॉड वॉड आते हैं. जरा मुझे बताओ मॉड x की वैल्यू क्या होती है. मॉड x होता है x अगर मेरा x 0 या 0 से बड़ा होता है, और माइनस x अगर मेरा x 0 से छोटा होता है. तो मैंने लिख दिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में x और माइनस x. तो ये मेरा फंक्शन 2 अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीज है. तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि अगर x मेरा 0 से बड़ा है तो, और फिर x 0 से छोटा है तो उसमें अलग से देखेंगे हम. अगर मेरा x 0 या 0 से बड़ा है तो y है x अपॉन 1 प्लस x. तो इस साइड इस चीज को इधर ले जाओ, तो y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू x. क्योंकि देखो मेरा फंक्शन था y इन मतलब x इन टर्म्स ऑफ y, नहीं y इन टर्म्स ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x. ये था ना मेरा y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में है अभी. तो यहाँ मुझे x इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में लाना है. क्यों, रेंज निकालने के लिए. यही काम करते थे ना 11th क्लास में, याद करो थोड़ा सा, है ना. तो मैंने क्या किया, अब यहाँ से x को इधर ले गया, तो y इज इक्वल टू x माइनस एक्स वाई, यानी x कॉमन लिया 1 माइनस वाई. अब 1 माइनस वाई को नीचे ले जाओ, तो फिर x की वैल्यू कितनी आ गई, y अपॉन 1 माइनस वाई. अब मुझे बताओ डोमेन के लिए, अब x तो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ही, ठीक है. अब देखो एकदम से ना ये काम मत करना कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि y इज नॉट इक्वल टू 1. हाँ ये तो है ही, बट फिर भी मुझे एक कंडीशन ये दे रखी है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो मैं कह सकता हूँ y अपॉन 1 माइनस वाई जो x के बराबर है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यही चीज मेरे को दे देगी मेरी रेंज. इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसमें से -1 कॉमन लूँ, y अपॉन y माइनस 1 लिख दूँ, तो इट विल बी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 0. तो क्लियरली यार इसको कैसे सॉल्व करें. 11th क्लास में लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ी थी, और वेवी कर्व मेथड यार तुमने अगर जेई मेंस के बच्चे हो तो आराम से पढ़ाओ, अगर नहीं पढ़ाओ तो यार तो दिक्कत हो जाएगी. पर इन जनरल कभी भी अगर मेरे पास a डिवाइडेड बाई b इज लेस देन इक्वल टू 0 है, कोई भी दो नंबर का, या फिर a इंटू b इज लेस देन इक्वल टू 0 है, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन लेस देन इक्वल टू 0 कब होता है, या तो एक नेगेटिव नंबर हो एक पॉजिटिव नंबर हो, या एक पॉजिटिव नंबर हो एक नेगेटिव नंबर हो. क्योंकि पॉजिटिव माइनस प्लस प्लस मतलब माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस माइनस भी हमारा माइनस होता है. तो या तो ये हो, और डिवीजन में भी सेम केस है. इन दोनों
में से या तो ए पॉजिटिव हो या बी नेगेटिव हो, तो उससे तुम्हारा जो सॉल्व करते थे वो आंसर आता था। वेवी कर्व में करने के लिए बहुत सिंपल है, इसको 0 पुट करो y-1 को तो y आ जाएगा 1 के बराबर, इसको 0 पुट करो तो y आ जाएगा 0। तो यहाँ 0 प्लॉट करो, 1 प्लॉट करो, यहाँ से लिखना शुरू करो प्लस माइनस प्लस। अब क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू है, ये चीज़ हमारी इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि y कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता कभी भी। तो y बिलोंग्स टू 0 से, ये वाला जो भी हमें नेगेटिव वाला पार्ट लेना था ना, तो ये वाला पार्ट है y बिलोंग्स टू 0 to 1। 0 में आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट, न्यूमरेटर में है, और ये डिनोमिनेटर में है इसलिए यहाँ ओपन ब्रैकेट आ रहा है। और वो इसलिए नहीं आ रहा क्लोज ब्रैकेट क्योंकि न्यूमरेटर में है, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 1। अगर मेरा x 0 से बड़ा है, अगर x 0 से छोटा है, तो अगेन तुम्हें पता है y की वैल्यू ये x/1 - x तुम देख चुके हो। जब x 0 से छोटा था तो इसकी वैल्यू थी x/1 - x। तो इसमें भी क्या करो, इसको इस साइड ले जाओ तो x की वैल्यू कितनी आ गई, y - xy। अब फिर से इस चीज़ को इधर ले जाओ, x 1 + y, तो x की वैल्यू आ गई y/1 + y। अब क्योंकि मेरा x 0 से छोटा है तो ये पूरी चीज़ 0 से छोटी है। अगेन इस चीज़ को भी सॉल्व करो यार, तो तुम्हारा आ गया y बिलोंग्स टू -1 to 0, दोनों ओपन ब्रैकेट 2। तो मुझे बताओ इन दोनों को हमें कंबाइन करना है ना, क्योंकि y की रेंज क्या है, एक तो ये है और ये भी है। ये तो सिर्फ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए थी और ये लेस देन इक्वल टू 0 की थी, तो दोनों को कंबाइन कर दो, यूनियन ले लो दोनों का। तो -1 to 0 यूनियन 0 to 1। अब ये तो इकट्ठा आ रहा है तो इसको इकट्ठा लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू -1 to 1। तो y बिलोंग्स टू -1 to 1 हमारी आ गई रेंज। जरा मुझे बताओ कोडोमेन क्या थी मेरी, ये थी ना गंदी सी चीज़ जो मैंने करके दिखाई थी कि यही थी बेसिकली। तो मेरी रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन यानी कि ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू तो हमने प्रूव कर लिया। अब देखते हैं यार 1-1 के लिए, ये क्वेश्चन लेंथी है, इसमें स्टार मार्क मैंने लगाया ना, हाँ डबल स्टार लगाओ भाई इसमें। तो ये क्वेश्चन तो है बढ़िया, ये तो बोर्ड में आ गया तो ये बोर्ड का बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड में तो क्या ही आता है, पर चलो करते हैं यार। फॉर 1-1 फंक्शन लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यही तरीका होता था ना हमारा कि एफ एक्स को एफ वाई के बराबर करो। अगर ये मुझे ये वाला रिजल्ट देता है तो 1-1 है, तो इन दोनों को बराबर कर दिया। तो एक दुविधा आ गई अभी, सबसे पहले तो इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आ गया। यहाँ x मॉड y है, यहाँ मॉड y x है, मतलब यहाँ y मॉड x है, दोनों को हम काट नहीं सकते अभी के लिए। तो हमें केसेस लेने पड़ेंगे, हमारे पास 4 केसेस आ जाएंगे। और वो 4 केसेस कौन से होंगे, या तो मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या एक 0 से छोटा है एक 0 से बड़ा है, या दोनों लेस देन इक्वल टू 0 है। यही केस हो सकते हैं ना, क्योंकि मॉड y क्या होता है यार, मेरा मॉड y होता है y अगर मेरा y क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस y अगर मेरा y होता है लेस देन इक्वल टू 0। सिमिलरली मॉड x के साथ भी सेम केस है, ये होता है मेरा x अगर मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और माइनस x अगर मेरा x लेस देन 0 है। तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन बन सकती है हमारी। सबसे पहले दोनों अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड y बन जाएगा y, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया y, मॉड x बन जाएगा x, इसकी जगह लिख दिया x, ये चीज हो गई कैंसिल, x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो 1-1 फंक्शन है। 1-1 कब है, अगर मेरा ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, हमें चारों देखने पड़ेंगे। अब देखते हैं कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y लेस देन 0 है, देन हमारा अगर y लेस देन 0 है तो मॉड y हो जाता है माइनस y, तो इसकी जगह हमने लिख दिया माइनस y, यहाँ तो हमने लिख दिया प्लस y क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो मेरा x की वैल्यू आ गई y प्लस 2xy। यहाँ से ना कॉमन लो, x और y को सेपरेट करो। कैसे, यहाँ से y को कॉमन लिया, y 1 प्लस 2x x। अब y की वैल्यू कितनी आ गई, x अपॉन 1 प्लस 2x, विच इज नॉट पॉसिबल। अब तुम बोलोगे ये पॉसिबल कैसे नहीं है, सबसे पहले तो तुम ये सोचोगे ये रिजल्ट क्यों नहीं आया मेरा, 1-1 तो है नहीं। तो जल्दी से ये मत करना कि इट इज नॉट 1-1, नहीं। सबसे पहले ये देखो, अगर मेरा x 0 या 0 से बड़ा है तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये पूरा एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर का डिवीजन भी एक पॉजिटिव नंबर होता है, बट y तो नेगेटिव है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर हो, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो इस केस को ही हटा दो, ये पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली जो ये वाला केस है ना, कि तीसरा केस x छोटा है 0 से और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो जो मेरा ये वाली चीज थी x प्लस x मॉड y, जरा मुझे ये बताओ अगर x 0 से छोटा है तो मॉड x हो जाएगा माइनस x और y तो हमारा प्लस y हो जाएगा, क्योंकि नहीं दोनों ही छोटे हैं 0 से, नहीं तीसरा केस है ये बड़ा है, तो ये चीज तो नॉर्मल हो जाएगी यार, देखो x y, और जो ये है मेरा ये माइनस हो जाएगा। अगेन इसमें y की वैल्यू आ गई x प्लस 2xy, कुछ ऐसा ही है। सेम क्या करो इसमें काम, x को कॉमन लो, 1 प्लस 2y आ गया, तो x की वैल्यू आ गई y अपॉन 1 प्लस 2y। नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों यार, क्योंकि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, बट x एक नेगेटिव नंबर है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो इस केस को भी काटो। चौथा केस कि दोनों लेस देन 0 है, ये पॉसिबल हो सकता है, तो उन दोनों केस में मेरा जो मॉड y है वो भी माइनस y हो जाएगा, मेरा मॉड x भी माइनस x हो जाएगा। तुम देख सकते हो दोनों माइनस x y आ गए और कट गए, तो x की वैल्यू y के बराबर आ गई, तो इसका मतलब x y के बराबर है मेरा, देखो हर केस में, ये तो वैलिड ही नहीं है ना, तो इसका मतलब मेरा फंक्शन 1-1 है। तो f इज 1-1 एंड ऑन टू, दैट इज बाइजेक्टिव। तो मुझे यही प्रूव करना था कि ये फंक्शन क्या है, 1-1 ऑन टू है, आई गेस हाँ 1-1 एंड ऑन टू, तो हैंस प्रूव्ड। बड़ा क्वेश्चन था बहुत। अब करते हैं यार अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द फंक्शन f r गिवन बाय fx इज इक्वल टू x क्यूब इज fx इज इक्वल टू x क्यूब इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब होता है कुछ नहीं 1-1,
तो देखो आंसर फॉर इंजेक्टिव दैट इज 1 1 1 1 फंक्शन के लिए लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन यानी कि आर और एफ एक्स को एफ वाई के बराबर कर दो, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब, तो यहाँ से इसका मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर तुम्हें ना पता हो यार ये एक्स क्यूब वाली सीन क्यों हो गया, क्योंकि अगर मेरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर होता तो मेरा आता है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, और ये चीज़ वैलिड नहीं होती। फिर क्यूब के लिए कैसे सॉल्व करते हैं यार, अगर तुम्हें डाउट हो रहा है तो इसको ऐसे लिख दो, इज इक्वल टू 0, वाई को उधर ले गए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 के बराबर होगा या ये होगा। अगर ये होगा तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, एक्स इज इक्वल टू वाई, और अगर ये होगा तो नहीं है, पर ये तो हो ही नहीं सकता कभी, इसका तुम डी निकाल के देखोगे ये लेस देन 0 आ जाएगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक क्विक प्रूफ था, राइट। तो इसका मतलब एफ मेरा इंजेक्टिव है, तो बहुत छोटा और इजी क्वेश्चन। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, consider px which is the set of all subset of x, define the relation r in px as follows for subsets a b in px, a related to b if and only if a is subset of b, is r an equivalence relation on px, justify your answer। तो यार ये ना देखने में बड़ा वो लगता है डरावना सा क्वेश्चन, बट इसमें कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। मुझे बस ये दे रखा है कि एक नॉन एम्प्टी सेट है x और px एक ऐसा सेट है जो सेट है सारे सबसेट्स ऑफ x का। क्या बात समझ आ रही है तुम्हें? मतलब इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, बस मान लो px एक सेट है, ये बस बेवकूफ़ बनाने के लिए लाइनें दे रखी है। मुझे दे रखा है कि r एक px मान लो, इसको p मान लो ना, px ऐसे ही दे रखा है, p एक सेट है जिसका अगर क्रॉस करोगे आपस में p क्रॉस p तो r एक सबसेट है उसका। तो मुझसे पूछा है फॉर सबसेट a b इन px, ए आर से रिलेटेड ए बी से रिलेटेड तभी होगा, सिर्फ ये रिलेशन ऐसा है कुछ इफ एंड ओनली ए बी का एक सबसेट है। तो मुझसे पूछा क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, तो बस ये चीज़ हमें देखनी है। देखो हमारा रिलेशन क्या है, ए कॉमा बी, अगर ए हमारा सबसेट है, यही तो मतलब हुआ बस, और कुछ नहीं था। आर रिफ्लेक्सिव है क्योंकि ए रिलेटेड टू ए अपने आप का सबसेट होता है। आर ट्रांजिटिव है क्योंकि अगर इन 3 सेट्स के लिए ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए बी सी का सबसेट होगा ही होगा। पर आर मेरा कम्यूटेटिव नहीं है, बेसिकली कम्यूटेटिव नहीं, इसकी जगह मेरे को लिखना चाहिए था आर मेरा, मैंने कम्यूटेटिव क्यों लिख दिया, इसको लिखना चाहिए मुझे सिमेट्रिक। आर इज़ नॉट सिमेट्रिक बिकॉज अगर मेरा ए सबसेट है बी का, इसका ये मतलब तो है नहीं कि बी भी ए का सबसेट है। मान लो ना यार कि मेरा ए है 1, 2, 3 और मेरा बी है, देखते हैं एक बार, बी मेरा मान लो 1, 2, 3, 4, तो ए तो बी का सबसेट है, बट बी तो ए से बड़ा है, वो उसका सबसेट नहीं है। तो आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1, 2, 3 अप टू n टू इटसेल्फ। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है यार, मेरी जो डोमेन है वो भी 1 से लेकर n है और मेरी रेंज भी 1 से लेकर n है, तो मेरे कितने ऑन टू फंक्शंस बन सकते हैं यार? ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है यहाँ पे, तुम्हारे सामने सॉल्व करूंगा मैं से, कितने बन सकते हैं बताओ यार। देखो अगर ऑन टू है इसका मतलब जो मेरी कोड डोमेन थी 1 से लेकर n, वो मेरी रेंज भी है, तो सारे एलिमेंट्स मैप्ड होने चाहिए। एक और बात, अगर डोमेन में n एलिमेंट्स है, एक बार बना ही लेता हूँ यार मैं, मान लो n एलिमेंट्स है, रेंज में भी n एलिमेंट्स है, और सारे रेंज वाले एलिमेंट्स मैप्ड होने चाहिए किसी ना किसी से, उसकी कोई प्री इमेज होनी चाहिए, क्योंकि वो क्या है हमारा ऑन टू फंक्शन है। तो अगर सारे मैप्ड है तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये हमेशा 1 1 फंक्शन ही तो होगा? यही तो केस है। अब ये 1 1 क्यों होगा? मान लो कि 2 ऐसे एलिमेंट्स है जो सेम आउटपुट दे रहे हैं मैनी वन फंक्शन के लिए, बट वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि अगर 2 ने भी सेम दे दिया, बाकी सब ने 1 1 दिया, तो एक मेरा रिमेनिंग रह जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, ऑन टू फंक्शन है। तो ये 1 1 फ्री होना कंपलसरी हो गया। चलो अब 1 1 भी पता लग गया हमें। अब ये हमारे 2 सेट्स है, मान लो कि यही सेम सेट है ए से लेकर ए तक, मेरे नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो गए? यहाँ n एलिमेंट्स है, यहाँ भी n एलिमेंट्स है। तो मुझे ये बताओ, ये जो एक एलिमेंट है इसके पास n चॉइसेस है। मान लो जो हमारा 1 है, 1 किसके साथ मैप हो सकता है? किसी के साथ भी, 1 के साथ भी हो सकता है, 2 के साथ भी हो सकता है, 3 के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हमारा 1 हो सकता है मैप। पर अगर मान लो मेरा 1 मैप हो गया 3 के साथ, तो जो अगला एलिमेंट है 2, उसके पास n चॉइसेस नहीं है, n-1 चॉइसेस है, क्योंकि 2 कॉमा मेरा 3 नहीं हो सकता, वो एक 1 1 फंक्शन बन जाए और मैनी वन बन जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये मेरा कोई और होना पड़ेगा नंबर। तो इसको हम करेंगे किससे? PNC से सॉल्व। बेसिकली हमारे पास n एलिमेंट्स है डोमेन के अंदर जिनके पास n प्लेसेस खाली पड़े हैं, तो इट इज नथिंग बट परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, ये सब 11th में हम पढ़ चुके हैं। n प्लेसेस पे मुझे जचाने हैं, मान लो 4 प्लेसेस है, 4 जचाने हैं, तो पहले के पास 4 चॉइसेस होती है, दूसरे के पास 3, तीसरे के पास 2 और चौथे के पास 1, तो 4 फैक्टोरियल आंसर होता है। तो n में मेरा आंसर कितना हो जाएगा यार? तुम समझ गए होगे अभी तक, आंसर आ जाएगा मेरा n फैक्टोरियल। तो इतने मेरे ऑन टू फंक्शंस हो गए। क्या बात समझ आ रही है तुम्हें? ठीक है, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। लेट a इज इक्वल टू -1, 0, 1 एंड 2
एंड b इज इक्वल टू -4 -2 0 एंड 2। और f और g ऐसे दो फंक्शन है जो दोनों a से लेकर b तक जा रहे हैं, ठीक है, सच दैट जो मेरा fx है वो है x² - x, x बिलोंग्स टू a, यहीं से है सारे, और gx है 2 टाइम्स मॉड ऑफ x - हाफ -1, अलग से है बाद में, x बिलोंग्स टू a। क्या f और g इक्वल है? तो आंसर है हाँ ये इक्वल है। पर तुम बोलोगे तो फंक्शंस ही अलग है। यार देखो टेक्निकली ये फंक्शंस अलग है बट ये सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज पे फंक्शंस है, 4 पॉइंट्स पे। तो निकाल के देख ले। सबसे पहले fx दे रखा है मैं ये, f ऑफ -1 निकालो, पहला इनपुट डालो, आंसर आ रहा है तुम्हारा 2, यहाँ -1 डालोगे तो। फिर g ऑफ -1 डालो तो यहाँ भी आंसर तुम्हारा आ रहा है 2, तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू g ऑफ -1। सिमिलरली 0 पे निकालो f की वैल्यू, g की वैल्यू वो भी सेम आ रही है। 1 पे निकालो f और g की वैल्यू, वो भी सेम आ रही है। फिर 2 पे निकालो f और g की वैल्यू, वो भी मेरी सेम आ रही है, 2 के बराबर आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा f हमेशा तो g के बराबर है इन चारों वैल्यूज पे। हो सकता है इनके अलावा बराबर ना हो बट हमें तो यही दे रखा ना, मेरी डोमेन यही है और फंक्शन a टू b ही है। तो इसका मतलब फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन f और g बराबर है। सेम आंसर दे रहे हैं मेरे को, सेम आउटपुट दे रहे हैं वो। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। Let a is equal to 1, 2, 3, then number of relations containing 1, 2 and 1, 3 which are reflexive and symmetric but not transitive is /r, जो भी हो सकता है मेरा ये। तो देखो ऑप्शन दे रखे 1, 2, 3, 4 MCQ है। तो जो रिलेशन है वो क्या है यार? अगर मुझे ये बताओ, मुझे एक बात ये दे रखी है कि वो फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, तो इसका मतलब 1, 1, 2, 2 और 3, 3 तो 100% प्रेजेंट हो गए। फिर अब मुझे ये दे दिया कि 1, 2 भी है इसमें और ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, तो इसका मतलब इसमें 2, 1 होना भी जरूरी है। फिर मुझे दे दिया कि 1, 3 भी है, तो अगर 1, 3 है इसमें तो 3, 1 भी होना जरूरी है ताकि सिमेट्रिक बने मेरा रिलेशन, राइट। तो अभी के लिए तो ये रिलेशन है मेरा, देखो मैंने यहाँ भी यही चीज लिख रखी है, ये तो होगा ही होगा। तो ये रिलेशन क्या मेरा ट्रांजिटिव है? सबसे पहले इसी को चेक करो, ठीक है, सबसे पहले इसी को चेक करो। हो सकता है इसमें और भी एलिमेंट्स आ जाते, 2, 3, 3, 2। मिनिमम ये है, अभी के लिए मिनिमम बोला है, बस ये बोला कि नंबर ऑफ रिलेशंस जो ये और ये भी कंटेन कर रहा है, और रिफ्लेक्सिव है इसका मतलब ये तीनों भी कंटेन कर रहा है, सिमेट्रिक है इसका मतलब बाकी के ये भी कंटेन कर रहा है मेरे एलिमेंट्स। तो ये ट्रांजिटिव है क्या? नहीं, ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है जरा बताओ। देखो 1, 3 है, 3, 1 है, 1, 1 है, 1, 2 है, 2, 1 है, 1, 1 है, 2, 1 है, 1, 2 है, 2, 2 भी है, फिर 3, 1 है, 1, 3 है, 3, 3 भी है, बट 3, 1 है, 1, 2 है, 3, 2, 3, 2 नहीं है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है और यही एक रिलेशन है हमारा जो पॉसिबल है। क्योंकि अगर मान लो ये तो मिनिमम सेट हो गया, हम इसमें कौन सा और एलिमेंट घुसेड़ सकते हैं? इसमें हम घुसेड़ सकते हैं 2, 3, और अगर 2, 3 घुसेड़ दिया तो 3, 2 भी घुसेड़ना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक है। अगर ये घुसेड़ दिए ये दोनों, तो और कोई एलिमेंट डाल सकते हो? नहीं, क्योंकि ये पूरा सेट जो ये है प्लस ये तो एंटायर A क्रॉस A हो गया मेरा, और तो कोई एलिमेंट बचा नहीं, 9 एलिमेंट्स हो गए। और अगर मैं ये कर देता हूं, ये दोनों डाल देता हूं, तो ये ट्रांजिटिव बन जाएगा, क्योंकि जो अभी मैंने एग्जांपल बताया था 3, 1, 1, 2 और 3, 2 नहीं है, वो आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको हटाओ, सिर्फ एक ही ऐसा रिलेशन है ये वाला, वो पॉसिबल है, तो आंसर है 1। करते हैं यार अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ए सेट मेरा वही है 1, 2, 3। मुझसे पूछा है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1, 2 इज आर, जो भी है, तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस है, तो क्या करेक्ट होगा देखते हैं। 17 फॉर इट टू बी रिफ्लेक्सिव, अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना है तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 तो होने ही चाहिए। पर अगर मेरा 1, 2 प्रेजेंट है और मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी होगा, और सिमेट्रिक है तो 2, 1 भी होना चाहिए। तो अभी के लिए मेरा कौन सा बन गया रिलेशन? देखो एक बार, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 आ गया था हमारा, और 2, 1 भी आना पड़ेगा। क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव भी तो है। 1, 2 है, 2, 1 है, 1, 1 है, 2, 1 है, 1, 2 है, 2, 2 है, सब है, और ये तो आपस में है ही, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहला आंसर तो आ गया, पर हमसे पूछा नंबर ऑफ, तो अभी 1 आ गया। अब दूसरा, इसमें 5 एलिमेंट्स है, ये सेट सबसे बढ़िया होता है, इसलिए अगर मैं कोशिश करूं एक एलिमेंट घुसेड़ने की, जो मैंने घुसेड़ा 1, 3, तो मुझे 3, 1 डालना ही पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक होना है उसकी वजह से। अगर मैंने 3, 1 डाल लिया, ये रिलेशन बन गया, तो क्या ये मेरा, अभी के लिए इतना ही डाला है मैंने, इक्विवेलेंस है? नहीं, क्योंकि ये ट्रांजिटिव नहीं है। अभी तो देखा इस क्वेश्चन में, सेम यही तो बना रखा है यार, डिट्टो यही है अभी तक, मतलब यहाँ तक 3, 1 तक, क्योंकि इसमें अगर मैं 3, 1 को लूँ और 1, 2 को लूँ तो 3, 2 प्रेजेंट नहीं है। पर अगर मैं इन दोनों को डाल दूँ तो हाँ, ये बन जाएगा इक्विवेलेंस। तो ऐसे 2 रिलेशंस पॉसिबल है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ यार हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी होती है समाप्त। हमने रिलेशन फंक्शन अच्छे से खोद दिया यार, बिल्कुल ठीक है। बाय बाय।